क्या कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसके पैदा होती उसकी किस्मत तय हो जाती है? कुछ भी इस प्रकृति में एक्सीडेंटल नहीं है, सब क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। कोई किसी विद्या में इतनी ताकत है, जी। वो इतनी पावरफुल है, इतनी मैजिकल है, तो उस विद्या को ग्रहण करने का उम्मीदवार कौन होगा, ये भी क्या किस्मत तय करती है? सबसे पहले एक अच्छे ज्योतिषी का कर्तव्य होता है कि वो अपने क्लाइंट को ये बताए कि आपके प्रारब्ध में क्या है और क्या नहीं है। एक्सेप्टेड। एक बच्चा जो कि ड्रग एडिक्ट हो जाता है, उसके साथ भी फिर आपका ऐसा ऋणानुबंध था कि उसको आपने कभी बहुत कष्ट दिया था, तो आज वो आपको वो कष्ट देने वापस आया। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। कुंडली मिलान एक वेस्ट प्रोसेस है। केवल और केवल आप चंद्र राशि के स्वामियों को देख लीजिए। हर कोई मेरे पास आता है, इसका विवाह कब होगा, मेरा विवाह कब होगा। आपका प्रश्न ही गलत है। पूछना आपको एक दैवज्ञ से ये चाहिए, क्या मैं विवाह के लिए बना हूँ? ये बड़ी अच्छी बात कही है। जी। अपने स्वभाव को अपनी राशि के स्वभाव के साथ अगर वो सिंक करता है तो उसको कितनी आत्मिक शांति मिलती है, वरना वो जीवन भर एक कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। जिसकी भी वृश्चिक राशि हो, वो अपने बारे में कभी किसी से कोई भी सीक्रेट शेयर ना करे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान ही विश्व को रचा गया है। क्या प्रार्थना से भाग्य बदल सकता है, जैसे आपने कहा? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपने वक्त निकाला और इस बातचीत के लिए आप तैयार हुए, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो दर्शक हमारे, वैसे तो मैं इस बात की उम्मीद नहीं करता कि ऋचा जी के काम से वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन जो नहीं है उन्हें बता दूं, ऋचा जी 19 सालों से इस फील्ड में है और एस्ट्रोलॉजी का जाना माना चेहरा, और मैं कह सकता हूं कि उन गिने चुने चेहरों में जिनकी ऑथेंटिसिटी पर, जिनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनकी बात की जो विश्वसनीयता है उस पर किसी को कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि जब हमने सोचा कि किन से एस्ट्रोलॉजी जैसे विषय पर बात की जाए, तो सबसे पहले ऋचा जी आप ही का नाम जहन में आया। तो बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद नीरज, आपका मुझे बुलाने के लिए और ज्योतिष पर बात करने के लिए। मुझे लगता है कि आज ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। हाँ। जिससे कि कम से कम वो किसी भी ज्योतिषी के द्वारा पागल न बनाया जा सके। बिल्कुल। और इस बातचीत का ऋचा जी हमारा मकसद भी यही है कि एक तो हम ओवरव्यू दे पाएं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारे मिथ भी हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है और उसके लिए अपने दावे करते हैं, वो सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा कि एस्ट्रोलॉजी पर कौन से सवाल खड़े होते हैं और जिसका जवाब लोग नहीं दे पाते। मैं चाहूंगा कि आप उनका जवाब दें। तो सारे सवाल हम लेंगे, सारी बातचीत करेंगे और उम्मीद करते हैं चर्चा के आखिर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ऋचा जी, सबसे बुनियादी और पहला सवाल यही है जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसके पैदा होती उसकी किस्मत तय हो जाती है? देखिए, ज्योतिष का तो यही मानना है, जिस क्षण हम पैदा होते हैं, यानी कि हम अपनी माता के गर्भ से बाहर आते हैं, तो जो हमारी लग्न बनती है, अगर आप लोग थोड़ा भी ज्योतिष जानते हैं, तो जो पत्रिका होती है, जन्मांक जो होता है, उसमें जो पहला भाव है वो लग्न है। एसेंडेंट कहना जब हम इंग्लिश में कहते हैं तो बात उतनी नहीं बनती। लग्न समझेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। लग्न का मतलब क्या होता है? जुड़ना, दो लोगों का जुड़ना। जिस क्षण आपका शरीर इस पृथ्वी से जुड़ा, वो आपकी लग्न बन गई, क्योंकि अभी तक आप अंदर थे और अब आप इस पृथ्वी पर आए हैं। तो आपके पृथ्वी पर आने का समय वही क्यों था, बस यही से आपकी किस्मत डिसाइड होती है कि कौन सी राशि आपकी लग्न बन रही है। और आप सच मानिए नीरज जी कि आप एक ब्लैंक पत्रिका दे दीजिए मुझको, केवल आप ये कहिए कि ये इसकी वृषभ लग्न है, और मैं उसके माता पिता भाई बहन उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। वाह, बिना ग्रहों को देखे। क्या बात। ये ज्योतिष की कहते हैं ना कि सुंदरता है, खूबी है। इसका मेंटल इंक्लिनेशन क्या होगा? अभी मैंने किसी ग्रह को नहीं देखा है, तब मैं इतना बता सकती हूँ।
आप किस परिवार में कैसे जन्म लेंगे, जैसे ही आपकी लग्न होती है तो वो डिसाइडेड होता है और आप वैसे ही परिवार में जन्म हुआ होता है आपका। बिल्कुल, दिस इज द ब्यूटी। बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर आपकी वृषभ लग्न है तो आपका दूसरा घर 3 नंबर है। आपके परिवार में टीचिंग, मीडिया, इन सब से जुड़े हुए लोग अवश्य होंगे। बिल्कुल, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऋचा जी, लेकिन इसी से एक सवाल ये निकलता है, आपने कहा कि जो व्यक्ति जिस वक्त पैदा होता है जी। उसी से उसका भविष्य तय हो जाता है। बिल्कुल। आजकल हमने ये देखा कि सपोज आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको ये लगता है कि आज हम 16 जुलाई को जब रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 19 जुलाई को इतने बजे एक बड़ा अच्छा लगना आएगा। हमने बीच में साउथ इंडिया में देखा कि वहां पर एस्ट्रोलॉजर्स ने कुछ लोगों को कहा जो प्रेग्नेंट थी लेडीज कि ये वक्त बहुत सही है, और वहां पर सी सेक्शन डिलीवरीज के लिए वहां पर लाइन लग गई। तो फिर से हम क्या माना जाए कि क्या फिर आदमी अपना भविष्य खुद चुन भी रहा है अपने बच्चे के लिए? अगर ऐसा है तो क्या ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं है? बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है जो मुझे लगता है आजकल के लिए बहुत रेलिवेंट है। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने लोगों की लाइन लगी है वहां पर, उस मुहूर्त में तो 1 ही 2 जा पाएंगे जिनको इसी मुहूर्त में आना होगा। किसी की कोई ट्रैफिक में फंसेगा, किसी को डॉक्टर उस दिन समय नहीं देगा, और एक ही समय पर तो एक ही बच्चा जन्म लेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि जो आप कह रहे हैं ना कि हम चुन रहे हैं, क्या हम प्रकृति? हाँ बिल्कुल। आज तक मैंने ये काम नहीं किया है। मैंने कभी किसी को सी सेक्शन के लिए मुहूर्त नहीं दिया है, क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं प्रकृति के बीच में आऊं। और इसका भी मैं आपको एक बता देती हूँ कि मेरी बहन खुद डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने कहा कि मेरे केसेस बहुत पेंडिंग है, तो तुम मुझे कोई अच्छा दिन बता दो जिससे कि मैं कर लूँ। तो क्योंकि अब अपनी बहन है तो मैंने कहा चलो, उनका एक रीज़न प्रोफेशनल था, ये नहीं था कि बच्चा कुछ था। तो मैंने बताया भी उनको, लेकिन उनका बच्चा उससे 3 दिन पहले हो गया। इसे किस्मत कहते हैं। इसे किस्मत कहते हैं। आपके चुनने से जो चुन पा रहा है वो इसी तरह से आना था उसको। बिल्कुल कि भाई हाँ, आप चुन सकते थे अपने भविष्य को, या आपके माता पिता इतने भाग्यवान थे कि उनको बहुत अच्छी संतान प्राप्त होनी थी, तो इसलिए उनको एक अच्छा ज्ञानी ज्योतिषी मिला और उसने ये कर दिया। बिल्कुल। और इसी पर एक जो दलील और दी जाती है, अगर मैं इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, तो लोग ये भी कहते हैं फिर क्या जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जो एक ही वक्त में पैदा हुए हैं, क्या दोनों की तकदीर एक तरह होगी? पहला सवाल तो ये। और अगर मैं ये कहूं कि कोई बच्चा सपोज 12:21 पर 18 जुलाई को पैदा होगा दोपहर में, और अमेरिका में भी एक जगह बच्चा उसी वक्त पैदा हो रहा है, तो क्या दोनों का जीवन फिर एक तरह से चलेगा क्योंकि दोनों उसी वक्त पैदा हो रहे हैं? इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? ठीक है, पहले जुड़वा वाली बात पर आ जाते हैं। जब 2 बच्चे जुड़वा के रूप में जन्म लेते हैं, हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने कुछ भी छोड़ा नहीं था। ये और बात है कि अब हम वहां तक नहीं जा रहे हैं। हमारे ऋषियों ने, पाराशर जी ने, जो ज्योतिष मैं करती हूँ वो पाराशरी ज्योतिष है। ज्योतिष की 3 मेन विधाएं हैं, पाराशरी, जैमिनी, भृगुनंदी, नाड़ी ज्योतिष। ठीक है। बाद में केपी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति भी आई, पर ये 3 मेजर हैं। जो मैं करती हूँ वो पाराशरी है। पाराशरी ज्योतिष पे आपकी लग्न कुंडली एक जो है, उसके साथ साथ 16 वर्ग चार्ट दिए गए हैं, षोडश वर्ग कहते हैं उनको। और उसमें वो डिग्रीज के हिसाब से, मतलब 30 डिग्री को फर्दर डिवाइड करते चले जाते हैं। तो आपका भाग्य निकालते हैं, संतान निकालते हैं, D9, D7, D10, D4, D24, बहुत सारे। उसी में एक होता है D60, जो केवल और केवल आप ये समझिए कि 30 सेकंड में बदलता है। 1 डिग्री के मतलब 60 का आधा। जो जुड़वा बच्चे होते हैं, मैंने उस पर बहुत स्टडी की और बहुतों को प्रिडिक्ट किया। ये भी प्रिडिक्ट किया कि एक बचेगा, एक नहीं बचेगा। आपको D60 चार्ट देखना होता है। पहले बच्चे के लिए आप लग्न चार्ट को फॉलो करेंगे जुड़वा में, जो पहले आया है, और जो उसका पीछे आया है उसके लिए आप D60 देखेंगे। बिल्कुल 2 अलग अलग बच्चे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। क्या बात है। दूसरा, अगर कोई D60 के लिए एक खास बात है कि आपका समय सेकंड्स में सही होना चाहिए।
आज के समय में हम कर सकते हैं कि भाई आपने स्टॉप क्लॉक लगा दी, अगर जुड़वा आने वाले हैं तो खास करके। बट अगर ये नहीं है, अगर टाइम करेक्ट नहीं, तो D60 तो बन ही नहीं सकता। तो आप कह रहे हैं कि सेकंड के हिसाब से भी फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स, D60 में तो 30 सेकंड्स में ही पड़ेगा, तभी तो आप जुड़वा अलग होंगे ना। ठीक है, 1 डिग्री को भी आधा कर देते हैं। ठीक है, सो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये नहीं कर पाए आप, माना आप पुराने लोग हैं और आप जुड़वा हैं और कह रहे एक बच्चा अच्छा कर रहा है, एक नहीं अच्छा कर रहा है, तब क्या करेंगे? जो लग्न पत्रिका बनी ना पहले बच्चे की, उसको तो पहले बच्चे का चार्ट मान लेंगे। ठीक है। जो दूसरा पीछे आया है 2-3 मिनट, 1 मिनट, व्हाटएवर, आप जो पहले बच्चे का तीसरा घर है उसको लग्न बनाएंगे। वो दूसरे भाई बहन की, उसके छोटे भाई बहन की पत्रिका होगी। क्या बात है। एंड यू विल सी 2 डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डेस्टिनी। ऐसे थोड़े होता है कि 2 जुड़वा बच्चे हैं एक साथ, नहीं, कुछ भी एक साथ नहीं है। आप ज्योतिष को तो समझिए। आप कह रहे हैं कि इतने साल पहले भी हमारे ऋषियों ने इन बारीकियों का भी ख्याल रखा है। ऑफ कोर्स, तभी कहा आपको कि उनके ज्ञान को तो नीरज जी जितना आप मतलब नाक रगड़ कर करें ना सलाम, हमारे पास तो इंटेलिजेंस का मुझे लगता कतरा भी नहीं है जो उनके पास रहा होगा। और जो वो ये सोच पाए और D60 तक गए, क्योंकि उनको पता था आगे ये भी तो प्रश्न आएंगे, आप जैसे लोग ज्योतिषियों से पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऋचा जी, इससे एक बड़ा सवाल निकलता है, जैसे आपकी बात सुन रहा हूं ना, तो एक आध्यात्मिक भाव भी मन के अंदर पैदा हो रहा है, और वो भाव मुझे कहता है कि अगर कोई किसी विद्या में इतनी ताकत है, वो इतनी पावरफुल है, इतनी मैजिकल है, तो उस विद्या को ग्रहण करने का उम्मीदवार कौन होगा, ये भी क्या किस्मत तय करती है? क्योंकि अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ चली जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस बारे में बताइए, क्योंकि अगर कोई चीज इतनी पवित्र है, इतनी ताकतवर है, तो क्या सिर्फ चाह भर लेने से तो कोई नहीं सीख सकता? अभी आपका जो पहले प्रश्न का सेकंड पार्ट रह गया वो कवर करूंगी, और फिर इस पर आएंगे। आपका दूसरा था कि एक इंडिया में उसी टाइम पैदा हुआ, अमेरिका में उसी टाइम पैदा हुआ, तो क्या फर्क होता है? पहली बात ये कि देश, थोड़ा माफ कीजिए, इसी को मैं थोड़ा और अगर बड़ा करूं, सपोज मैं कहूं कि एक भारत में गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ और एक कथित तौर पर अमेरिका के गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन अमेरिका के गरीब घर में पैदा होगा, फिर भी यहाँ के संपन्न परिवार के हो सकता है उसको बराबर सुविधाएं मिले, और यहाँ गरीब घर में पैदा हुआ, तो इसमें डेस्टिनी क्या रोल प्ले करती है कि दोनों को अपने तरीके से पैदा तो गरीब घरों में किया, लेकिन चूंकि वो अलग अलग कालखंड में अलग अलग जगहों पर पैदा हुए हैं, तो दोनों के लिए जीवन की या गरीबी के मायने अलग होंगे। ये इसी को कहते हैं कि ज्योतिष में एक तथ्य दिया गया है, एक सूत्र है कि देश काल वातावरण को ध्यान में रखकर प्रिडिक्शन करें। हमारे ज्योतिष गुरु के.एन. राव साहब, भारतीय विद्या भवन से मैंने पढ़ा है, तो उन्होंने ये काम किया था। इंग्लैंड के एक राजा, आई थिंक एडवर्ड अष्टम, शायद, सकता नाम मैं गलत भी ले रही हूँ, मेरी उम्र हो रही है, नाम में मैं भूल जाती हूँ, बट कोई राजा सम 8th करके कुछ थे। ठीक है। उनका जब जन्म हुआ, उसी दिन, उसी क्षण इंग्लैंड में किसी काउंटी में एक लोहार के यहाँ भी एक बच्चा पैदा हुआ, सेम टाइम। बस यही रिसर्च का विषय बन गया। उनके जीवन को चेक किया गया, ठीक है, कि भाई क्या, तो वो जो बच्चा पैदा हुआ लोहार के घर, लोहार या कारपेंटर कुछ तो था, मतलब एक वर्कर था, लेकिन वो कारपेंटर, शायद कारपेंटर था, वो वहां का बेस्ट कारपेंटर था। अगर ये राज परिवार में हुए थे तो वो भी बेस्ट कारपेंटर था। और जिस दिन इनका राज्याभिषेक हुआ या कुछ हुआ, उस दिन उसकी अपनी बहुत बड़ी शॉप इनॉग्रेट हुई। जिस दिन इनकी शादी हुई, उसी के आसपास उसकी भी शादी हुई। मतलब क्योंकि दशा अगर कोई चल रही है एक जैसी, तो जरूरी नहीं कि सेम डे शादी हो, बट आसपास उनकी और इसकी लाइफ के सारे इवेंट मिलाए गए जो ऑलमोस्ट एक जैसे हुए थे। ये किया गया है, ठीक है। लेकिन जो आपकी बात है कि एक व्यक्ति जो इंडिया के गरीब घर में और अमेरिका के घर, ये जरूर आपके पिछले जन्मों के कुछ पाप तो दोनों के थे, जो गरीब घर में पैदा हुए, ठीक है, लेकिन उस वाले व्यक्ति के थोड़े से बेटर कर्म होंगे तो उसको एक अमीर
देश मिल गया, पर वहां के हिसाब से वो भी हमेशा ये फील करेगा कि मैं गरीब हूँ। और सच्चाई ये है नीरज जी, जहां आप रहते हैं अमीर और गरीब तो आप वहां से हैं ना। हम वो इंडिया आकर थोड़ी देखेगा कि मैं रिच हूँ। हाँ, मतलब अंदर जो गरीबी का भाव है वो यहाँ पर भी उस व्यक्ति में सेम है और वहां पर भी सेम है, दोनों में होगा। बात भाव की है। हम क्योंकि हम इंडिया से देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो अच्छी जिंदगी जी रहा है, वो कभी नहीं कहेगा कि वो अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो भेद कहाँ हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अब मैं फिर उस मेरे सवाल पर आ जाता हूँ कि ज्योतिष जैसी जो विद्या जो इतनी मैजिकल, इतनी पावरफुल है, जो कुछ भी कर सकती है, कोई भी आदमी तो उसको नहीं सीख सकता, क्योंकि उसके वो किस तरह से इस्तेमाल करेगा इस पर भी निर्भर करता है। देखिए क्या है कि आज के समय में, भौतिकता के युग में, एक आपने शब्द कहा कि ज्योतिष मतलब कुछ भी कर सकती है। मैं कहूँ कि नहीं, ज्योतिष कुछ भी नहीं कर सकती है। ज्योतिष में तो कुछ भी रैंडम है ही नहीं, मैनिपुलेशन की गुंजाइश तो है जो आदमी जान रहा है। दैट इज इट। चक्कर क्या है कि ज्योतिष सीख बहुत लोग सकते हैं नीरज जी, पर ज्योतिष का जो सबसे बड़ा टूल है वो है फल कथन, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। 2 और 2 4 तो मैथ्स अच्छी आप सीख लोगे, बहुत से इंजीनियर्स बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी सीख जाते हैं, बट वो कभी भी प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। तो ज्योतिष का एक बहुत बड़ा टूल है प्रिडिक्टिव। उसके लिए तो आपकी पत्रिका में कुछ कॉम्बिनेशंस होने ही चाहिए, तब अदरवाइज आप सीखते रहिए ज्योतिष। ज्योतिष से आप वो बता ही नहीं पाएंगे जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं। अब आपकी जो बात है, हाँ, सीख तो कोई भी सकता है। कई समय में बहुत विकार वाले व्यक्तियों के जीवन में अगर 8वें घर की कोई दशा आ गई और वो पंचम भाव से कहीं कुछ कनेक्ट कर रहा है, तो ऐसे लोग ज्योतिष में घुस जाते हैं। और ये भी सही है कि वही फिर आगे जाकर ज्योतिष का पेडेस्टल वहां से यहाँ लाते हैं, जो कि हो भी रहा है, जो हो रहा है, क्योंकि उनका ध्येय ज्योतिषी बनने का नहीं था, दैवज्ञ बनने का नहीं था। ज्योतिषी को दैवज्ञ कहते हैं। उनका दैवज्ञ से कोई लेना देना नहीं था। उनका तो ये था कि ये एक ऐसी चीज है जिससे कि मैं लोगों को आपके शब्दों में मैनिपुलेट कर पाऊंगा, मैं उनके कमजोर समय का फायदा उठा पाऊंगा, और अगर मुझे आता है तो उसको परेशान करूंगा उस वक्त कि पूजा करा लो, ये करा लो, ऐसा कर लो। आप ये समझ लीजिए कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैंने अभी एक और पॉडकास्ट में भी कहा था, वो महापाप की श्रेणी में आता है। वो छोटा नहीं है। आप कर तो रहे हैं, लेकिन आप एक उस विद्या के साथ खेल रहे हैं जिसको ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए बनाना चाहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप उसका यूज इसमें कर रहे हैं कि मतलब ऐसा उपाय करो तो वो लड़की आपके पास चली आएगी, शराब पी लो तो लक्ष्मी आ जाएगी, कम ऑन। अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आपने इसको बाजारू बना दिया, एक तरह से बहुत ज्यादा बाजारू बना दिया। और आपने तो मतलब दैवज्ञ के नाम पर ही धब्बा लगा दिया, आपने तो पाराशर जी को कलंकित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमने ऊपर ऊपर कुछ बातें की। ऋचा जी, आजकल के वक्त में ज्यादातर लोगों के सामने जो एक संकट होता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी जिंदगी को लेकर जो 2-3 बड़े सवाल होते हैं उसको क्लैरिटी को लेकर होता है। उनमें एक सवाल ये है कि मुझे करियर में क्या करना है जी। इवन कि जो करियर स्टार्ट कर देते हैं वो भी हर वक्त कंफ्यूज रहता है कि मैं सही जगह हूँ या नहीं। आप तो बेहतर मुझसे जानती हैं। दूसरा रिश्तों को लेकर है जी। जो रिश्तों में नहीं गए हैं वो सोचते हैं कि मैं कब जाऊंगा, और जो है वो आदमी सोचता है कि इसे कैसे बेहतर करूं। जी जी। तो मैं चाहूंगा कि आप एक इसका वक्त लें और बड़ा जवाब दें कि जो अलग अलग सन साइन हैं या जो अलग अलग राशियां हैं, उन लोगों की क्या बुनियादी खुद की नेचर है और वो अपनी नेचर के हिसाब से क्या पहचाने कि उनके लिए करियर में क्या रास्ता बेहतर है और किस तरह का जीवन साथी उनके लिए ठीक रहेगा। अगर मैं चाहूँ इसका आप एक लंबा जवाब हमें दें, तो क्योंकि ज्यादातर लोग जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं सभी की दिलचस्पी इस चीज में भी है कि मैं खुद क्या हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या है कि सबसे पहली बात इसमें हम ये करेंगे, पहले मैं जो मैं कहना चाहती हूँ वो कहूँगी, फिर आपके दर्शकों के लिए पूरा बताऊंगी डिटेल में। हर व्यक्ति को शादी करनी क्यों है ये बताइए। हर कोई मेरे पास आता है, इसका विवाह कब होगा, मेरा विवाह कब होगा। आपका प्रश्न ही गलत है। पूछना आपको एक दैवज्ञ से ये चाहिए, क्या मैं विवाह के लिए बना हूं,
ये बड़ी अच्छी बात कही आपने जी। ये तो समाज के पैरामीटर्स हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ वो पहले पढ़ेगा, फिर अच्छा पढ़ेगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर शादी करेगा, फिर नौकरी, मतलब एवरीथिंग। ज्योतिष ने तो किसी से प्रॉमिस नहीं किया था कि वो सब आपको दे रहा है। आपकी किस्मत ने तो प्रॉमिस नहीं किया था। आपके प्रारब्ध में तो सब कुछ नहीं लिखा था, तो सब कुछ चाहिए क्यों? वाह। सबसे पहले एक अच्छे ज्योतिषी का कर्तव्य होता है कि वो अपने क्लाइंट को ये बताए कि आपके प्रारब्ध में क्या है और क्या नहीं है। एक्सेप्ट इट। फिर कुछ दृढ़ कर्म होते हैं, कुछ अदृढ़ कर्म होते हैं। जो दृढ़ कर्म है, आप नाक रगड़ लीजिए, बदल नहीं सकते हैं। ये मैं किसी को भी चैलेंज कर सकती हूँ। माफ कीजिए, आपको बीच में रुक रहा हूँ, लेकिन ये बात आपकी सच्ची तो है, लेकिन साथ ही साथ कड़वी भी है। बिल्कुल। आपने कहा कि अगर आपके प्रारब्ध में कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, अगर आप किसी का चार्ट देखते हैं और उसके प्रारब्ध में आप देख के आपको लग रहा है कि ये जीवन में कोई अच्छी नौकरी हासिल नहीं कर पाएगा या नौकरी इसको मिल ही नहीं पाएगी, और ये उसके जीवन की कड़वी सच्चाई है। अब आपके सामने दो रोल हैं कि एक तो ज्योतिष का रोल है कि उसे कड़वी सच्चाई बताएं, दूसरे साथ ही साथ आपका एक रोल काउंसलर का भी है कि उसे वो पूरी कड़वी सच्चाई भी नहीं बतानी, वरना उसके साथ वो डील नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपका अप्रोच क्या देखिए नीरज जी, मैं तो ये कहती हूँ कि तभी कहते हैं ना कि ज्योतिषी के पास हाईएस्ट लेवल का इंटेलेक्ट होना चाहिए। छोटे मोटे से बात नहीं बनेगी। अमृतम तु विद्या कहा गया है। केवल एक चीज है जो आप कैरी करते हैं, बाकी सब यही छूटता है। अमृतम तु विद्या, क्या कैरी कर सकते हैं? अपनी विद्या। तो ये जो है ज्योतिषी के पास, मैंने कहा ना कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो होने ही चाहिए, अन्यथा ज्योतिष छोड़ दीजिए, ये आपको लेके उड़ जाएगी। आपका जो प्रश्न था कि भाई कड़वी सच्चाई बताना, देखिए मुझे लगता है कि ज्योतिषी को हाई इंटेलेक्ट वाला और बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। ये तो ठीक है कि उसकी किस्मत में हो सकता है नौकरी अच्छी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो। मैं तो उसको वो गाइड करूंगी कि बेटा नौकरी नहीं, तुम्हें ये करना, नौकरी की जिद छोड़ दो। और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की कुंडली में सब रास्ते बंद हों, ये नहीं हो सकता। ईश्वर कुछ तो सबको लिखकर भेजता है। हाँ, ये किसी को मैं कहूंगी कि अपनी एक्सपेक्टेशन की बार को ऊपर ले जाओ भैया, कहाँ घूम रहे हो, और किसी को कहूंगी बेटा थोड़ा नीचे ले आओ। इतना नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर नौकरी नहीं है तो हो सकता है कुछ अपना काम करना लिखा, कुछ अपना काम लिखा होगा। हो सकता है आप नौकरी में फंसे हुए तभी गड़बड़ हो रहा है। आप कुछ अपना कर लीजिए, आपकी रोटी चल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब शादी है, देखिए मैंने ये भी किया है, मैंने बहुत प्रयोग किए हैं ज्योतिष के साथ। एक महिला थी जिनका वो मेरे पास तब आई जब मैंने ज्योतिष का काम शुरू किया था और मैं खुद यंग थी। तो उनके फादर जब मुझसे पूछना है तो उन्होंने कहा डॉक्टर शुक्ला से मिलना है। ये आपने 19 साल का, मेरा अनुभव अब फिलहाल वो ज़्यादा हो चुका है, 22-23 साल का हो चुका है। तो उन्होंने आके कहा आप हैं डॉक्टर शुक्ला, आप बताएंगी। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा अब तो आप तो खुद ही बच्ची हैं। मैंने कहा अरे नहीं, लेकिन मैंने ज्योतिष पढ़ी है। खैर मैंने उनको बताया, तो उनकी बेटी का था, तो मैंने कहा इनकी तो तलाक निश्चित है। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि उसका मतलब मैरिटल स्टेटस क्या है। मैं कहा बट वो तो आपकी पत्रिका देखते ही समझ गई ना मैं। तो उन्होंने कहा डिवोर्स केस ही चल रहा है। तो मैं कहा निकाल दीजिए, इसमें से निकल जाएंगे। खैर बाद में वो लड़की आई, उसको लगा कुछ थोड़ा जानती हैं, नाउ शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने उसको बाद में तलाक हो गई उनकी हुई, और उसने कहा जब मैं साइन कर रही थी तो आई वॉज रिमेंबरिंग यू। उसके बाद मैंने कहा कि शादी कभी मत कीजिए। और एक बच्ची थी उनके। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए ऋचा? तो मैंने कहा कि आप ना यहाँ से बाहर निकल जाओ विदेश, और वहाँ जाकर एक अच्छा कोई पार्टनर लिव इन वगैरह में रहिए। डोंट गो फॉर मैरिज। जहाँ आप अपना अधिकार, इमोशनल ये सब किसी पर मांगने लगेंगी, वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा। जब तक आप खुला रखेंगी माहौल, ठीक चलेगा। शी इज़ इन न्यूयॉर्क, सेटल्ड देयर,
and she has a very good partner with her. बहुत बढ़िया मैम। इससे पहले कि मैं उसी सवाल पर, मूल सवाल पर आऊं कि अलग अलग राशियों के हिसाब से, इसी पर जो आपने जवाब दिया, इस जी। पर एक काउंटर मेरा सवाल ये है। जी। आपने कहा कि आपने उनकी जब कुंडली देखी और आपको लगा शादी इनके लिए नहीं, और फिर आपने उनको एक सलाह दी जो उनके लिए काफी जी। फायदेमंद है। जी। अब मेरे जैसा आदमी जब एक बुनियादी बात ये सोचता है कि हिंदुस्तान में, मैं कहीं पढ़ रहा था कि 70% जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। जी। और मेरे जैसे तार्किक आदमी के दिमाग में पहला सवाल ये होता है कि इनमें से ज्यादातर महिलाएं वो होंगी जिनकी जो शादी है वो उनकी जो कुंडली मिलाकर की गई होगी। ठीक है, इवन की कहते हैं भगवान राम और माता सीता के भी 36 गुण मिलते थे, लेकिन उनका भी वैवाहिक जीवन उस तरह से सामान्य नहीं रह पाया। तो इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहली बात तो ये है कि गुण मिलान इज एन ऑब्सलीट मेथड। ओके, गुण मिलान कुछ है ही नहीं। ये केवल और केवल मेल सुप्रीमेसी पर आधारित एक तरीका था जो मैं मानती हूँ। मैं एक महिला हूँ और मुझे लगता है कि मैं काफी क्रांतिकारी विचारों को रखती हूँ। गुण मिलान में अगर किसी पुरुष का गण राक्षस है और लड़की का मनुष्य है तो वो कहेंगे कि मैचिंग अच्छी है। यानी इफ द मेल इज डोमिनेटिंग इट्स गुड, ये सबड्यूड रहेगी, पत्रिका चल जाएगी। लड़की का राक्षस गण है और लड़के का मनुष्य है तो ये बैड मैचिंग है। क्यों? लड़की क्यों एम्बिशियस नहीं हो सकती? लड़की क्यों डोमिनेटिंग नहीं हो सकती? आज के समय में तो ये बिल्कुल व्यर्थ है। पहली चीज, गुण मिलान ही इसीलिए किया ही गया था कि बेटा आप अपने पति से पिटिए, आप दब कर रही है। तो आजकल जो शादियां हो रही, माफ कीजिए मैं पूछ रहा हूँ, और जिसमें कुंडलियां मिलाई जा रही हैं, तो उसमें फिर क्या मिलान हो रहा है? मैं कह रही हूँ ना कि कुंडली आजकल आपको चलिए आज आपके लिए एक बहुत, आपके चैनल के माध्यम से सबको कह देती हूँ कि कुंडली मिलान एक वेस्ट प्रोसेस है। केवल और केवल आप चंद्र राशि के स्वामियों को देख लीजिए आज के परिप्रेक्ष्य में। अब सबड्यूड गर्ल तो चलती नहीं है, लड़कियां बराबर पर खड़ी हैं। बिल्कुल। अगर आप दोनों के चंद्र राशियों के स्वामी मित्र हैं तो ये मैरिज 9 गुण पर भी चलेगी, 8 पर भी चलेगी। और अगर आपके चंद्र राशियों के मालिक स्वामी मित्र नहीं है आपस में, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि आपके 35 गुणों पर भी शादी नहीं चलेगी। अभी राम जी पर भी आऊंगी मैं, नहीं चलेगी। हमारी शादी में क्या जरूरी है? पति पत्नी के रिश्ते में मित्रता, बराबरी। जब आप एक दूसरे को उसकी हर बात के लिए स्वीकार करते हैं। एक सब आम आदमी की समझ है, एक उदाहरण दूंगी। जब मेरा बच्चा छोटा था, मतलब या टीनेजर था लड़का, तो अगर कभी उसका कोई दोस्त आता था तो आदत होती है ना कि जब तक वो तैयार होने गया तो माँ ने एक बातचीत कर ली, बेटा कैसा है संकल्प, क्या है? तो आंटी बहुत अच्छा है, संकल्प तो बहुत सीधा है। फिर संकल्प की गलतियां माँ को पता चली तो मैंने उस दोस्त से ही पूछा, क्यों भाई तुम तो झूठ बोल रहे थे? नहीं आंटी, वो मैं ना उसको समझाना चाहता था। उसने उससे दोस्ती नहीं छोड़ी, बट आई एम श्योर बाहर जाकर उसने कहा होगा कि आज बचा लिया है, कल बता दूंगा आंटी को। बट जब आप किसी को मित्र मानते हैं तो आप उसकी खराबियां समाज के सामने जाहिर नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। आप खुद उसको ठीक करते हैं। वो बाहर जाके आई एम श्योर उसको वो 2 थप्पड़ मारेगा कि देखो आज बचाया, फिर छोड़ दे वो आदत। ठीक है, बट आपस में जो भी हो, लेकिन मैं समाज के सामने आपको प्रोटेक्ट करूंगा। दिस इज मित्रता। आपका स्तर ऊंचा है नीचा है फर्क नहीं पड़ता मित्रों को। एक दोस्त की मर्सिडीज में सारे दोस्त अधिकार से बैठते हैं, मित्रता है। मित्रता वहां पर बराबरी नहीं है। तो बस जहां पर बराबरी आ जाती है, जहां पर कंपटीशन आ जाता है, वही तो रिश्ता खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब चंद्र राशियों के स्वामी मित्र होते हैं तो फिर वो रिश्ता बढ़िया चलता है। बहुत बढ़िया बात आपने की। तो आपका कहना कि पैरामीटर बिल्कुल चेंज हो गए, चेंज हो चुके हैं। कुंडली मिलान की वजह आप देखिए कि चंद्र राशियों में जो मित्रता आपकी है या नहीं। बिल्कुल, ये सबसे प्राइमरी कंसर्न आपका होना चाहिए। बाकी देखिए गुण मिलान की तो मतलब मैंने कहा ही बहुत जरूरत है नहीं, और मांगलिक दोष है और शुक्र की कॉम्पैटिबिलिटी है, ये सारी भी चीजें देखनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि केवल वही देख लेते हैं, बट वो बेसिक है। अगर आपने वो देख लिया तो मैं कहूंगी कि बिना और कुछ देखे भी मैं कह सकती हूँ कि आपका विवाह चल जाएगा। बिल्कुल। हालांकि इस पे भी मेरे कुछ एक आधा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, लेकिन फिर वो चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। हाँ। अब हम बुनियादी और मूल सवाल की तरफ आते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है कि कैसे अलग अलग संसाइन के लोग, अलग अलग राशियों के लोग अपने मूल स्वभाव को पहचानें, ताकि उस हिसाब से उस पर काम कर पाएं, अपने लिए बेहतर करियर चुन पाएं और या अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुन पाएं। तो आप थोड़ा हमें विस्तार से उस बारे में बताइए। सबसे पहली बात ये कि हमारी जो ज्योतिष है ये चंद्र राशियों पर बेस्ड है। हाँ जी। हमारा सन साइंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर और इसका भेद भी समझिए। हाँ जी। कि सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है, वही चंद्रमा उसी राशि में केवल 2.5 दिन रहता है, और उसमें भी 3 नक्षत्र बदलता है। तो कितना प्रिसीशन है हिंदू ज्योतिष में या पाराशरी में, इसको समझिए। एक राशि जैसे मेष राशि है, उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका 3 नक्षत्र हैं। आपने तो देखा इसकी मेष राशि है, ये आदमी ऐसा होगा वैसा होगा। अगर वो अश्विनी में है तो वो डॉक्टर बन सकता है, उसका इंक्लिनेशन होगा हीलिंग, वो बहुत फास्ट मूविंग व्यक्ति होगा। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है, ही इज अ हीलर, वो इम्पल्सिव है, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता। ये वो लोग होते हैं जो खड़े खड़े बात करते हैं, ठीक है। आदमी लगातार चल रहा है, मैं जान जाऊंगी कि नक्षत्र तो इसका यही है। वही भरणी में है, ये शुक्र का नक्षत्र है, ये यम से रिलेटेड है। ऐसे लोग समाज सुधारक हो सकते हैं, ऐसे लोग तंत्र में जा सकते हैं, ऐसे लोग भरण पोषण करने वाले बढ़िया प्रिजर्वर मैनेजमेंट में अच्छे हो सकते हैं। और वही कृतिका है, सूर्य का नक्षत्र है, तो फिर आप अलग लेवल पर एम्बिशियस होंगे। तो एक राशि के लोग भी तो एक जैसे हैं नहीं ज्योतिष में, इसलिए बहुत मुश्किल है ये बता पाना और ये कहना कि ये करेंगे। लेकिन फिर भी जो मोटा मोटा है मैं आज आपको बताऊंगी। अब क्या है कि अगर आपकी मेष राशि है तो यानी 10वां घर, आप कर्म पूछ रहे हैं ना, कार्य, तो वो आपका शनि की राशि बन गई, 10 नंबर। आप अंग्रेजी में भी राशियों के नाम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस हमारी। एरीज, अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर में है, पहले नंबर में है, तो एरीज या मेष। तो आपके लिए जो 10th हाउस है वो मकर, या इसको आप कैप्रिकॉर्न कहते हैं, वो राशि बन गई। ऐसे लोगों को हमेशा किसी के अंडर काम करना चाहिए। दे आर वेरी गुड एम्प्लॉयज, नॉट द एम्प्लॉयर्स। ये एक पहली बात है, क्योंकि शनि की राशि है तो आप काम में बहुत अच्छे हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई बताने वाला होना चाहिए। आप तब अच्छे हैं जब आपको ये कहा जाता है ये आपकी टाइमलाइन है, ये आप पूरा कर दीजिए, एंड यू आर सुपर्ब इन दैट। पर जब ये छोड़ दिया जाता है कि भाई कुछ भी कर लो, तो फिर आप कुछ भी कर लेते हैं, मतलब फिर आप स्थिर नहीं हैं। फिर आप हो सकता है कुछ ना भी कर पाए, क्योंकि आप कंफ्यूज ही रहेंगे। हाँ, आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। आपको पता है कि भाई मुझे तो बता, ऑर्डर चाहिए थोड़ा सा। मंगल की राशि के लोग, मेष राशि वाले लोग, बहुत बड़े सेना के अधिकारी हो सकते हैं, जहां पर केवल ऑर्डर फॉलो किया जाता है। आगे बढ़ो, वो सिपाही बिना सोचे आगे बढ़ता है। पता है बॉम्ब गिरेगा, गोली आएगी, ही डज नॉट थिंक, ऑर्डर चाहिए, आई विल फॉलो टू माई बेस्ट एबिलिटीज। तो ये कर लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट नौकरी की तरफ जाइए। अब देखिए वहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे कि अगर शनि लग्न में है तो आप अपना काम भी कर सकते हैं, वो अलग चीज है, बट ये जनरलाइज्ड बातें हो रही हैं। हाँ जी। है ना, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं। अगर आपकी वृषभ राशि है, यानी कि टॉरस मून साइन है, 2 नंबर में चंद्रमा की उपस्थिति है, तो आपके 10वें घर के मालिक फिर से शनि बनते हैं। लेकिन यहां शनि की दूसरी राशि आ जाती है, कुंभ। कुंभ राशि क्या है, सिंपल समझिए। एक बहुत माइटी आदमी, एक बहुत ताकतवर आदमी अपने कंधे पर घड़ा रखे हुए है
और पानी उसमें से गिर रहा है। अब आप अपने काम को समझ जाइए। यू आर अ माइटी पर्सन, आप एक बड़ा व्यक्तित्व रखेंगे और आप समाज में कुछ देने आए हैं, समाज में कुछ परिवर्तन करने आए हैं, कम्युनिटी के लिए कुछ करने आए हैं। आप आज के समय में आप स्टार्टअप कर सकते हैं, आप अपना भी कोई काम कर सकते हैं, समाज सुधार का काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग का कर सकते हैं। जहाँ पर ग्रुप इन्वॉल्व होता है ऐसे काम कीजिए, आप उसमें सबसे अच्छे हैं। आपके दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए, जिस दिन आपने ये सोचा कि इस काम से मुझे क्या मिलेगा, यू आर अ लूजर। जिस दिन आपने ये सोचा मेरे इस काम से समाज को क्या मिलेगा, यू आर अ विनर। बहुत बढ़िया बात कही। मैं आपकी माफ कीजिए बीच में रुक रहा हूँ, लेकिन आपकी इस बात की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर किसी इंसान को पता हो कि उसकी राशि क्या है या उसकी राशि का स्वभाव क्या है, तो अपने स्वभाव को अपनी राशि के स्वभाव के साथ अगर वो सिंक करता है तो उसको कितनी आत्मिक शांति मिलती है, वरना वो जीवन भर एक कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। और आप जो वृषभ आपकी राशि है, तो आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए मस्ट है। तो आप काम तो सोसाइटी के लिए करेंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको अपना परिवार और फाइनेंशियल सिक्योरिटी चलती रहेगी। केवल इंटेंशन ये रखिए कि मैं भला काम करूंगा तो मेरा भी भला होगा, बस। और ईश्वर पे छोड़ दें फिर अपना, क्योंकि वो पानी गिर रहा है, उसको नहीं पता इसमें कितना पानी है, लेकिन फिर भी वो बहा रहा है। पानी भरने वाला कोई और है, आप थोड़े हो। सही बात। तो भूल जाइए, काम कीजिए। तो ये वृषभ के लिए। हाँ। अगर आपका मिथुन राशि है तो फिर आप एक बहुत ही एंटरप्राइजिंग व्यक्ति हैं, कम्युनिकेशन के मास्टर हैं। आप तो मिट्टी लेकर हाथ में निकल जाओ, बेच कर लौटोगे। या आप लिख लीजिए, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। इससे जुड़े कोई काम करें आपके लिए बहुत अच्छा। दूसरा, आपका जो 10वां घर है वो बृहस्पति का बनता है, तो यानी कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, दो लोगों के बीच में काम करने वाले बन सकते हैं, एडवाइजर बन सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। पर मीडिया कम्युनिकेशन, ये आपकी सेल्स मार्केटिंग, ये आपकी स्किल्स हैं, इनको आप करिए, सफलता आपकी है। केवल राशि से। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम लोग ये कर रहे होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं उनकी डेस्टिनी अपने आप ही उनको उस तरफ ले जाएगी। बिल्कुल, वो ठीक है। अब एक होगा कि वो मार्केटिंग में बहुत छोटे लेवल पे होगा, बेचारा डोर टू डोर कर रहा होगा। एक कहीं मार्केटिंग का हेड होगा, पर जुड़ा होगा। अब आपकी कर्क राशि आ जाती है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। आप एक अंग्रेजी में भी हाँ कर्क कैंसर मून साइन, चंद्रमा 4 नंबर में। आप एक ऐसे कर्क राशि वाले लोग, लिख लीजिए, इनके ऊपर अपनी माँ का प्रभाव बहुत होता है। वो चाहे तो भी अपने माँ के प्रभाव से अलग नहीं जा सकते। उनके अंदर ये चीज दृढ़ता से होती है कि इमोशनल कनेक्ट इज इम्पोर्टेंट। ये अपने काम में बस ऐसे जुड़ जाएं कि हर के साथ, अपने काम के साथ ना, काम को बच्चा मान लीजिए कि आपको ना इस काम को बहुत बड़ा करना है। जैसे माँ सोचती है अपने बच्चे के लिए शुरू से कि इसको ये करना है, ये करना है, ये ऊपर देखती है ना। आप अपने काम को बच्चा बना लीजिए, इमोशन से उससे जुड़ जाइए। कर्क राशि वाले ऊपर ऊपर से अगर करेंगे ना काम, नहीं होगा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। डूब के करना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि, कैंसर साइन जो है वो नदी भी है, इमोशंस की नदी है। तो आपको उसमें डूबना है, किनारे नहीं चलना। किनारे सोचोगे कि ऐसा ना हो जाए गिर जाओ सर, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। और आपका जो 10वां घर है वो मंगल का बनता है। ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, वेरी गुड मैनेजर्स, एंटरप्राइजिंग होते हैं, और अगर अपने काम में डूबकर एक चाइल्ड की तरह उसको नर्चर करते हैं तो सफलता निश्चित है। पर अगर आप साइड घूमते रहोगे, कुछ नहीं यार मुझे तो तनख्वाह मिलती है, मैं बस उतना ही काम करता हूँ, मन से कुछ, फिर आप कह रहे हैं आप सफल नहीं हो रहे, आप नहीं होंगे सफल। क्योंकि आप अपनी एग्जिस्टेंस से जब दूर भागोगे ना तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। क्या बात है।
आपके एग्जिस्टेंस में चंद्रमा है और आप माँ बनने से इनकार कर रहे हो। आपकी टीम है, उसको एक मदर की तरह ट्रीट करो। आपकी बातों से ऋचा जी अगेन मैं फिर रोक नहीं पा रहा हूँ, इस सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ी हैरानी भी हो रही है कि किसी भी इंसान के लिए कितना ज्यादा जरूरी है जानना कि उसका खुद का स्वभाव, उसकी राशि का स्वभाव क्या है और कैसे मुझे उस स्वभाव को पहचानते हुए अपनी जिंदगी लेकर जानी है। कहीं मैं विरोधाभास में पूरा जीवन तो नहीं निकाल रहा हूँ। बिल्कुल। अब सिंह राशि है आपकी, बेस्ट राशि ऑफ द ज़ोडियाक। पूरा ज्योतिष सूर्य से है, ज्योतिष के अधिपति हैं सूर्य। अब उनकी राशि की बराबरी कौन करेगा? आप बॉर्न लीडर्स हैं। अब आपसे कोई कहे कि भैया आप ऐसी नौकरी कर लो जहां आपको केवल इंस्ट्रक्शंस बजाने हैं किसी के, ये कर लो वो कर लो, 2 दिन नहीं करेगा वो आदमी। वो कहेगा चाहे रोटी ना खाऊं, ये नहीं करूंगा, किसी की सुनूंगा नहीं, मैं सुनूंगा नहीं। अब लोग कहते हैं तो फिर सिंह राशि वाले सब राजा बन, ये बेवकूफी के प्रश्नों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। अगर सिंह राशि है, अगर आप एक कंपनी में वर्कर है ना, तो आप उसके लीडर होंगे। अगर आप बैंक में है तो उसके मैनेजर होंगे। अगर आप देश में है तो आप उसके राजा होंगे, राष्ट्रपति होंगे। आप बिजनेस में है तो आप बिजनेस अपनी फील्ड के राजा होंगे। मतलब आप अपनी फील्ड के राजा होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सब राजा होंगे, बट आपकी टेंडेंसी क्या है? टू रूल, टू लीड, टू गाइड। कोई भी ऐसा काम जिसमें ये इन्वॉल्व है कर लीजिए, क्योंकि आपका मेंटल इंक्लिनेशन वही है। और काम में हमें क्या चाहिए? मेंटल इंक्लिनेशन। दिमागी तो लगता है, हाँ। मन या तो लगता है या नहीं लगता। हाँ। और इनके लिए जो दशम भाव है वो शुक्र का बनता है। सच पीपल आर वेरी गुड विथ फाइनेंस, क्रिएटिविटी, फूड, बहुत अच्छा कर सकते हैं क्या। पर इसीलिए ये लोग अपने काम की तरफ जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लंबे समय तक किसी के अम्ब्रेला में काम नहीं कर पाएंगे। और अगर कर रहे होंगे तो रोज सोचेंगे यार नौकरी छोड़ दूं मैं। बॉस से उसको देख के लगता है कि मतलब ये कुछ नहीं जानता है, बट ऊपर बैठा है तो सुना रहा है, लाइक दैट। सो टू अवॉइड दैट फ्रस्ट्रेशन आप हट जाइए वहां से। पर देखिए ये सब जनरल बातें हैं, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। नौकरी कर रहे हो, करते रहो। ऐसा नहीं कि ऋचा जी के कहने पर कल जाकर रिजाइन करें, क्योंकि आपकी पत्रिका में कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे जो आपको नौकरी करवा रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि आप परेशान रहेंगे, आप एक हैप्पी सोल नहीं होंगे। हाँ, जब तक आपको टीम लीड करने को मिल जाएगी तो आप हैप्पी हो जाएंगे। सबऑर्डिनेशन इज नॉट गुड फॉर यू। कन्या राशि, कन्या राशि जी ग्लोबल साइन है, वर्गो। हाँ, वर्गो। सिंह इज लियो। सो वर्गो, कन्या एक ग्लोबल साइन है। पृथ्वी तत्व राशियों में दूसरा नंबर है, वृषभ के बाद। ऑडिट, फाइनेंस, सीए, डॉक्टर, लॉयर, सब आपके लिए है। बाल की खाल निकलवाने में आप माहिर हैं। जहां भी चीजों की नुएंसेस ढूंढ कर लाने हैं, आपसे अच्छा कौन करेगा? आपका तो चंद्रमा ही वर्गों में, सारे काम अच्छे हैं आपके लिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अब बस आप आपका काम में मन बहुत लगेगा, एंड यू विल एंजॉय योर वर्क। मैक्सिमम लोग अपने काम को एंजॉय ही तो नहीं कर रहे। ऐसे लोगों के लिए मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेनिंग, ये सब भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनको ना ये बाल की खाल मतलब अंदर तक जाते हैं, एंड दे कैन डू वेरी रिसर्चर भी बन सकते हैं। रिसर्चर तो आगे वाली राशि पर आएंगे, लेकिन ये समाज सुधारक टाइप चीजें, रिवॉल्यूशनरी चीजें, सर्विस इंडस्ट्रीज इनके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपकी बात सुनकर ये भी ऋचा जी मुझे लग रहा है कि हर राशि अपने आप में किसी ना किसी रूप में ब्लेस्ड भी है ना। और एक तरह से ये भी देखिए, आप ईश्वर ने जो ये इस पूरी नेचर को बनाया है कि आप किसी भी महीने में पैदा हुए, किसी भी दिन में पैदा हुए, फिर भी आप अपने आप में यूनिक है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर समदर्शी है। उसने कोई अन्याय नहीं किया है। आप क्या कर रहे हो,
आप दूसरे की क्वालिटी खुद पाना चाह रहे हैं। हाँ, लड़ाई तो ये है विश्व भर हाँ, में। अगर आप अपनी यूनिकनेस समझ जाएं और उसको आप लेकर आगे बढ़ें, हु कैन स्टॉप यू? हाँ, पर आपको चाहिए है आप वर्गो, आपको तो बैठकर चीजों को अंदर अंदर समझना है, हाँ, समाज सेवा में जाना है, आप लीडरशिप में जाने लगे, असफल हो जाएंगे। और आज के वक्त में मैं बीच में सवाल जी लेकर आ जी, रहा हूँ, फिर आप कंटिन्यू हाँ कीजिए। हाँ, आज के वक्त में एक चुनौती यंग लोगों के सामने ये भी ऋचा जी आ रही है, इनकी सभी के सामने। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में लोग देख रहे हैं कि कोई आदमी इंस्टाग्राम पर बहुत बस पॉपुलर हो गया, उसे लगता है मैं भी जाऊं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मूल स्वभाव क्या है। हो सकता है कोई कॉमेडी की रील बना के बहुत पॉपुलर हो रहा है, जी, लेकिन आपका मूल स्वभाव हो सकता है आध्यात्मिक हो, बिल्कुल दार्शनिक हो, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक हो, बिल्कुल और वो गुण तो एक रील बनाने वाले गुण से बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल। तो आप अपने मूल स्वभाव को पहचानिए, फिर यहीं से कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रही है कि बनना तो वो चाह रहे हैं, लेकिन अंदर की प्रकृति उस चीज की इजाजत भी नहीं देती है। जब आप अपनी इनर और कोर से दूर जाएंगे, इनर स्ट्रेंथ या अपने कोर से दूर जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन को पाएंगे। और आज आपको लग रहा है कि सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन का रीजन यही ये है है। कि लोग अपने अंदर प्रकृति नहीं जान पा रहे। देखिए, म्यूजिशियन को इंजीनियर बनाया जा रहा है, हम्म, इंजीनियर को, जो इंजीनियर था प्रकृति से, उसको मीडिया में ढकेला जा रहा है, यानी कुछ भी हो रहा है। इसीलिए आधे से ज्यादा लोग, 70% लोग दुखी हैं। मैं खुश नहीं हूं अपने काम से। आप वो कर ही नहीं रहे हो जो आप करने आए थे। अब आप कहेंगे, मुझे पता है लोगों का दिमाग, अगर मैं यही करने आया था तो फिर मैं वो कर क्यों रहा हूं? हाँ, दशा दशा दिशा दिखाती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी दशाएं बीच में आ जाती हैं कि हमें वो काम करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही हमें समय मिलता है हम निकल जाते हैं। आपने देखा ना कि कोई इंजीनियर था अच्छा भला, हाँ, उसने 2-4 साल नौकरी भी करी, उसके बाद वो पेंटर बन गया, हाँ, और उसने काफी उसमें नाम कमाया। वो दशा ने उससे वो काम करवा लिया। इंजीनियर तो अक्सर कुछ ना कुछ और बन ही जाते बन ही जाते हैं, क्योंकि वो सच बात है, क्योंकि उनका दिमाग टेक्निकल है ना। हैं। और अक्सर मैंने कहा ना कि इंजीनियर बनना शायद कोई चाहता होगा, ये सब माँ बाप के बनाए हुए ज्यादा बनाए हुए हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। खैर चलिए, बिल्कुल, वर्गों के बाद। हाँ, हाँ, तो वर्गो तो बहुत बड़ी राशि है। हाँ, राशियों को समझते हैं तो सिंबल्स पर ध्यान दीजिए। हाँ जी। हमारे ऋषियों ने इतना सिंपल कर दिया था, अब इतना भी कोई ना पढ़े तो ऋषि क्या करें बेचारे। कन्या राशि का सिंबल क्या है कि एक लड़की एक नाव पर बैठी, उसके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में लालटेन है। क्या समझते हैं इस बात से कि आपको पहले अपनी सुरक्षा करनी है, फिर समाज को दिशा दिखानी है। कितना भी अंधेरा हो आप रास्ता ढूंढ लेंगे। क्या बात। ये कन्या है। अब लोग कहते कन्या राशि है, आप थोड़े डरपोक होंगे, आप कमाल है कन्या राशि पे जा रहे हो। नो, दे आर ग्लोबल लीडर्स। बिल्कुल। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को बदलने वाले लोग हैं, बड़े सीए हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े लॉयर्स हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ, सो कन्या राशि एक बड़ी राशि है, मैं मानती हूँ। अब आएंगे लिब्रा यानी तुला राशि। चंद्रमा आपका 7 नंबर में बैठा हो, और आसानी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तुला तो सबको पता है, लिब्रा सबको पता है। हाँ, बैलेंस। आप हर वो काम करिए जहां पर आप दो लोगों के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। ना ये छोटा ना ये बड़ा, बराबर बराबर। आप बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, बहुत बढ़िया लॉयर, आर्बिट्रेशन वगैरह के मामलों से जुड़े हुए वकील आप हो सकते हैं। हाँ, मर्जर वगैरह करवाने आप माहिर हो सकते हैं। व्यापार तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि वो आपका इनर वो है, शुक्र की राशि में ही आप पैदा हुए हो, तो व्यापार तो आपके खून में है। ठीक है। सो मर्जर्स, कोलैबोरेशंस, बीच का काम, ट्रेडिंग, नो वन कैन डू बेस्ट देन यू। क्या बात। कभी आप मत कर पड़िए इन चक्रों में कि मतलब मैं वो लगाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, बर्बाद हो जाएंगे। ट्रेडिंग कीजिए, यहां से लिया उसको दिया, बीच में कमीशन लिया, और अपना आराम और अपना
मानसिक शांति और पैसा देखिए। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है जी। कि जैसे आपने कहा कि आप अपनी फैक्ट्री मत लगाइए, आप ट्रेडिंग कीजिए क्योंकि आपकी वो राशि, लेकिन अगर किसी को कोई फैमिली बिजनेस ही कोई आदमी ओन कर रहा है और जमा जमा है बिजनेस है, ऐसे आदमी को अगर अपने करियर को लेकर निर्णय लेना है तो क्या करें? मैं तो ये कहूंगी कि फिर आप कम से कम अपने उस व्यापार के ओनर कभी मत बनिए। इसे और एक्सप्लेन कीजिए। माना आप एक ही बच्चे हैं और आपका ही मना है और आप लेना पड़ रहा है आपको, ठीक है, तो मैं कहूंगी कि आप उसमें अपने पत्नी का, अपने बच्चे का, किसी का नाम एक आधा का और ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपकी व्यापार तो है आपकी प्रकृति में, लेकिन आप बहुत ज्यादा ओनर और ये सब बनना नहीं पसंद कर रहे हैं, आपको बीच का काम पसंद है। तो आप कहिए कि भैया मैं मैनेजमेंट देख लूंगा, बाहर से व्यापार लाना ये सब मेरा काम है, मैनेजमेंट कोई और देख लेगा। सो वी कैन डू दैट। हम इस तरह से थोड़ा सा कर सकते हैं चीजों को मैनिपुलेट। तो आपके सामने ऐसे भी लोग आए जिनका खानदानी व्यापार है, लेकिन पर देखिए मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर आपकी किस्मत में ये नहीं है तो खानदानी व्यापारों को डूबता भी मैंने देखा है, उस व्यक्ति के ओनर बनते ही, क्योंकि उसकी किस्मत में नहीं क्योंकि इसकी किस्मत, ये भी बड़ी बात है। तो इसलिए हम समझाते हैं कि अपने इस बच्चे को ना दे देना अपना बिजनेस, जितना बनाया है सब चला जाएगा, इसको दूर रखो। तो आपकी बातों से ऋचा जी ये भी लगता है कि जो ज्योतिष है, भले ही एक तो इससे मुझे ये भी जानना है कि क्या जो किस्मत होती है, इससे पहले कि हम अगली राशि पे जाएं, ये इंटरलिंक भी होती है? जिस वक्त आपके बच्चा होता है क्या उसका जो भाग्य है उससे माँ बाप का भाग्य भी बदलता है? हाँ देखिए हमारी ना ये बहुत ही एक फाइनली, क्योंकि लाल किताब में शायद इसका कुछ जिक्र है। अब बस एक लाल किताब है जिस पर मेरा ज्ञान शून्य है। ओके। कभी कोशिश नहीं की मैंने वो पढ़ने की। सबसे पहली बात ये कि ये बहुत ही फाइनली निटेड वेब है, ये एक मकड़ी का जाला है जो बहुत सावधानी से बुना गया है, क्रमबद्ध तरीके से। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके जीवन में वो आत्मा ऐसे ही प्रवेश कर गई क्या, पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में? आपका कुछ ना कुछ उसके साथ ऋणानुबंधन अटैच्ड था। कोई एक्सीडेंटल कुछ भी नहीं, कुछ भी इस प्रकृति में एक्सीडेंटल नहीं है, सब क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। इसका जो साक्ष्य है वो भागवत गीता से मिलता है, भागवत गीता से गीता से मिलता है। जब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या किया था कृष्ण ने? उनको ये दिखाया था कि भाई देखो, मारोगे तो तुम ही, क्योंकि तुम ही को मारना है इनको। और ये देखो ये सब मरे पड़े हैं, काल की गति में ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं, उसका रिप्ले बाकी है जो तुम्हें करना है। कहा था या नहीं कहा था? सिद्ध बात। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ हो चुका है। आपकी शादी आज हुई है, आपका बच्चा कौन है ये तो सबको पता है, आत्मा पता है उसको कि यहाँ जाना है। इनसे लेना देना बाकी है और इन दोनों से लेना देना बाकी है। अगर आपके अच्छे कर्म होते हैं तो आप एक ऐसी संतान को प्राप्त करते हैं जो आपका नाम रोशन करते थे। उसका ऋणानुबंधन आपको सुख देने का था। किसी जन्म में आपने उसके साथ इतना किया था कि उसने कहा भाई इस जन्म में जाकर इन लोगों को राजा रानी बना के रख देना है। वहीं एक बच्चा जो कि ड्रग एडिक्ट हो जाता है, उसके साथ भी फिर आपका ऐसा ऋणानुबंधन था कि उसको आपने कभी बहुत कष्ट दिया था, तो आज वो आपको वो कष्ट देने वापस आया। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये साइलेंट किलर्स होते हैं हमारे ऋणानुबंधन। और वो पत्नी पति बनकर भी नहीं आएगा वो व्यक्ति, क्योंकि आप उससे निजात पा सकते हैं। वो आपका बच्चा बनकर आएगा। बच्चा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कर्मा। वो ऐसे नहीं आया है क्योंकि आपकी जान उसमें बसती है। हाँ। तोते की जान क्या होता था, राजा की जान तोते में। ये वो तोता है कि अगर वो अच्छा है तो इसका सुख भी आप भोगेंगे, और अगर वो खराब निकलेगा तो फिर इसका दंड भी आप ही को मिलेगा। ये गहरा ऋणानुबंधन है। पति पत्नी का उतना नहीं है क्योंकि ऑप्शन है, आपका ब्लड नहीं है। मैं अलग कर सकता हूँ। तो ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी की है कि अगर पत्नी के साथ रिश्ता होगा तो आपका विकल्प रहेगा, आप अलग हो जाए। मतलब वैसे तो कहा गया था कि नहीं है विकल्प, मतलब 7 जन्मों का हिंदू कल्चर कहती है, बट आज के समय में मान भी लें, बट पुत्र या पुत्री का क्या विकल्प लाएंगे आप? वो तो कहेगा कि मतलब तलाक थोड़े ले सकते हो। सही बात। कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, परेशान करूंगा। व्हाट विल यू डू?
तो ऐसा कोई भी रैंडमली नहीं आ रहा है, वो बहुत सोच समझ कर आपके पास आया। तो जो लोग आमतौर पर ऋचा जी बातें भी करते हैं कि हमारे पहला बच्चा हुआ या हमारी जब दूसरी बेटी हाँ, हुई तो लोगों को लगता है उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति एकदम बिल्कुल, से बदल गई, हाँ, तो क्या ये बिल्कुल जायज बातें हैं बिल्कुल कि उस जायज बात है। बच्चे की तकदीर में चूंकि करेक्ट, सुख भोगना लिखा था, तो पिता को ऐश्वर्य तो भोगना करना ही लिखा था, वो पड़ेगा, पिता के माध्यम से उसे मिला। क्योंकि उसको अगर आराम से रहना है, उसको लिखा है कि भाई इसके पैदा होते ही, इसका माना चतुर्थ भाव में उच्च का बृहस्पति है, चंद्रमा उच्च का है, इस बच्चे को पैदा होते ही बढ़िया कार मिलेगी। कौन पैदा होते ही कार खरीद सकता है? पिताजी खरीदेंगे पहले। हाँ। वो हॉस्पिटल से ही बढ़िया कार में घर आएगा। और बच्चे को इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसका प्रारब्ध है, उसका प्रारब्ध है, उसका प्रारब्ध है। और वो अपने माता पिता को उसने चुना है कि मुझे ऐसे घर भेजना क्योंकि मेरा प्रारब्ध है भाई बढ़िया रहना, तो मैं आराध्या बच्चन बन के पैदा होऊंगा। मेरा प्रारब्ध खराब है तो मैं एक सड़क पर बेचारी कूड़ा बीनने वाले के घर पैदा होऊंगा। So this is, इसमें एक थोड़ा सा एक डार्क सवाल मैं जी, जरूर पूछूंगा क्योंकि वो अक्सर कुछ चीजें हमें भी विचलित करती हैं। डार्क सवाल इस मायने में है, कष्टकारी हकीकत भी है ऋचा जी, कि अगर इंसान को प्रारब्ध के हिसाब से उसका जन्म भी एक सपोज एक गरीब परिवार में होता है, फिर हम देखते हैं कि अगर कोई बच्ची है वो गरीब परिवार में कहीं झुग्गी में ऐसी बस्ती में पैदा हुई, फिर बाद में खबर आती है कि उसके साथ कुछ गलत काम हो जाता है, तो एक इंसान एक चीज सोचता है कि किसी गरीब परिवार में पैदा होना, किसी झुग्गी में पैदा होना, हो सकता है आपके पिछले जन्म बुरे कर्म थे, आपको इसलिए ऐसा माहौल मिला, लेकिन वही ईश्वर या यही व्यवस्था उसको उसके बाद और क्यों सजा दे रही है? क्या इतनी सजा भर काफी नहीं थी कि वो एक झुग्गी में पैदा हुआ या गरीब घर में पैदा हुआ? उस ईश्वरीय व्यवस्था को ये क्यों लगता है कि अब इसे और दंड की जरूरत है, वो भी उस 8 या 9 साल के बच्चे को? इसे हम कैसे एक्सप्लेन करें? हाँ, पहली बात ये कि ये ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये कर्म का विधान है। ईश्वर और कर्म दो बिल्कुल अलग चीजें हैं और आप लोग इसको बारीकी से समझ लीजिए। ईश्वर समदर्शी है तो है। अब अगर आप कहते हैं कि भाई किसी के साथ इतनी सजा काफी नहीं थी क्या? हाँ। आपको क्या पता कि कितनी सजा काफी है? और आपको ये भी नहीं पता, हो सकता अभी भी ईश्वर उसको कुछ कम ही दे रहा हो। Who knows? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि कोई आंसर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकती हूँ। हमारी कुंडली का नवम भाव बहुत ही प्रभावशाली भाव होता है। नवम, पंचम और लग्न, ये धर्म त्रिकोण है। आप ऐसे समझिए कि ये हमारे मतलब वो चीजें हैं जो हम लेकर पैदा होते हैं। मतलब इनको हम ना कुछ मेंड नहीं कर सकते हैं, या तो अच्छा है और या खराब है। अगर नवम भाव बहुत एफ्लिक्टेड हो, एफ्लिक्टेड का मतलब होता है बहुत पाप प्रभावों में हो, नवमेश की स्थिति अच्छी ना हो, बहुत पाप प्रभावों में हो, तो इसका मतलब है कि ये दुर्भाग्य योग है आपकी कुंडली में। अब वो दुर्भाग्य किस किस रूप में आपके सामने आएगा, ये पूरी पत्रिका के मतलब आकलन के बाद बताया जा सकेगा कि शारीरिक कष्ट से आएगा, मॉलेस्टेशन से आएगा। ऋचा जी, इसी में एक सवाल निकलता, आपने कहा कि अगर वो बच्ची गरीब घर में पैदा हुई, उसके साथ फिर कुछ गलत काम हुआ तो हो सकता है उसे और सजा मिलनी हो, लेकिन सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने उसके साथ अगर कुछ गलत किया वो क्यों माध्यम बना? उसे इसके लिए क्यों चुना गया कि वो इस तरह गलत काम करे? क्योंकि अगर वो गलत काम करा है तो अगेन फिर अगले जन्म में उसे भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, और हो सकता है वो खुद इस तरह की एक बच्ची बन के खुद किसी एक बस्ती में पैदा हो। तो इस चीज को हम कैसे समझें? इसको देखिए, मैंने कहा ना कि दिस इज ये कार्मिक चक्र बहुत ही कठिन चीज है। कहते हैं कि गहना कर्मणो गति ही, इसको हम और आप ऐसे इतने आसानी से एक पॉडकास्ट में डिस्कस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये थ्योरी ही बहुत गहन है। जब आप ये कहते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, कि मॉलेस्टेशन किया, उसको भी पता ये खराब कर्म है, मतलब यही ना। अगर आपकी पत्रिका में ये लिखा है, मैं देखिए इसको दूसरी तरह से कहूंगी कि भाई आपको आजीवन कारावास होना है, तो क्या किसी की चोरी करने से आजीवन कारावास हो सकता है? आप कोई इतना जघन्य कार्य करेंगे जिसकी वजह से आपको ये काम होगा। अगेन इट इज कर्म एंड प्रकृति गाइडेड। बिल्कुल। जब मैं छोटी थी तो मैं क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज में पढ़ी हूँ,
तो वहाँ पर हमारे जो चैपल होती थी उसमें फादर रोज कहते थे, हेट द सिन नॉट द सिनर। और मैं घर मतलब लौट कर हॉस्टल में आकर काफ़ी हंसती थी, इसका क्या मतलब है भाई, हेट द सिन नॉट द सिनर, क्यों, उसने किया उससे भी घृणा करो। बड़े होकर ये लाइन मेरे दिमाग में घूमती रही और पाया कि वो बिल्कुल ठीक कहते थे। सिन करने वाला भी तो गाइडेड बाय प्रकृति है। अगर हम ये कहते हैं कि एक भी पत्ता ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो फिर ये इच्छा किसकी थी कि तुम ऐसा काम करो? क्या केवल मेरी इच्छा थी है? नहीं, मेरे कुछ कर्मों की ऐसा दंड मिलना था जो मैंने कहा ना, ये बहुत ही निटेड, फाइनली निटेड वेब है। उसके साथ मॉलेस्टेशन होना था, उसको करना था, क्योंकि उसको पूरी उम्र फिर जेल में काटना था। वो दोनों लोगों को प्रकृति ने मिला दिया, अपने कर्म एग्जॉस्ट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहीं पर ऋचा एक सवाल यहाँ पर अगर मैं न्यूरो साइंस को लेकर हूँ, आपने कहा कि अगर किसी आदमी की कुंडली में लिखा है कि उसे सजा मिलनी है, फिर अब गलत काम क्या होगा ये एक बहाना बनेगा। मुझे यही लगता है। अगर हम न्यूरो साइंटिस्ट की बात करें या जो भी साइकोलॉजिस्ट हुए, उनका कहना है कि इंसान बड़ा होकर क्या बनता है इस चीज पर डिपेंड करता है कि बचपन में क्या उसने कोई ट्रॉमा देखा, उसकी कंडीशनिंग कैसी थी, उसके घर का माहौल कैसा था, और ये सारी चीजें तय करती है कि उसका चरित्र कैसा बनेगा। और अगर वो अपराधी बनेगा तो ये भी उस कंडीशनिंग से ही निकल कर आएगा। तो ये तो बिल्कुल वैज्ञानिक बात हो गई। और आप जो बात कर रहे हैं वो ज्योतिष की बात है कि उसकी वो कुंडली में लिखा है। तो इन दोनों का इसका भेद कैसे करेंगे? मैं तो ये कहूंगी कि इस बात से मैं बहुत राजी नहीं हूँ, एग्री नहीं करती हूँ। उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म होता है। उग्रसेन बहुत ही साधु प्रकृति के राजा थे। तो क्या कंस की कंडीशनिंग किसी को मरवाने की, अपनी बहन को जेल करवाने की हुई होगी? हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ग्रह नक्षत्र लेकर पैदा होता है। यहाँ कंडीशनिंग चंद्रमा से होती है। आपके अवचेतन मन को, आपके मन को चंद्रमा रूल करता है। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित होगा आपके चार्ट में, तो डेफिनेटली आपके जीवन में, बचपन में, खास करके बचपन में आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिनसे कि आपके मन में, अवचेतन मन में कुछ धारणाएं बहुत स्ट्रांगली बैठ गई होंगी। और आप उसके चलते या तो रिवेंजफुल और या फिर आप बहुत डिटैच्ड व्यक्ति बनते हैं। देयर इज नो थर्ड मतलब रास्ता, दो रास्ते हैं। जैसे अगर आप ध्यान करिएगा कि अगर एक पिता शराबी है तो उसके बच्चे में दो ही प्रबल संभावनाएं हैं, या तो वो शराबी ही बन जाएगा या बिल्कुल शराबी, और या वो टी टोटलर होगा। इसके बीच में कुछ नहीं है। और ये कौन डिसाइड करता है कि मैं शराबी बनूंगा या टी टोटलर? आपका चंद्रमा। अगर उस बच्चे का चंद्रमा कमजोर है तो वो शराबी बनेगा, और अगर उसका चंद्रमा स्ट्रांग है तो वो उसको ये सिग्नल देगा, ये जिंदगी को खराब करने की चीज मैं कभी नहीं करूंगा, ये डिस्ट्रक्टिव है। तो ज्योतिष में सब अपने चेतना को या अपने मन को, अवचेतन को चंद्रमा रूल करता है। काल पुरुष में जो चंद्रमा है वो मन है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा काल पुरुष के मन से उत्पन्न है, वो मन है। आपके चंद्रमा पर ये सारी बहुत खराब परिस्थितियों में रहे हुए बच्चे, एक एक रोटी को मोहताज बच्चे आईएएस कैसे बनते हैं? क्या कंडीशनिंग हो रही है कि पिता ठेला चला रहा है, माता ये कर रही है। क्यों? कंडीशनिंग तो ये हो रही है कि बस रोज कमाओ, रोज खाओ। किसने ये कहा दिमाग में कि राजा बन जाओ और पृथ्वी पर राज करो, डीएम बन जाओ? किसने कहा? आपके मन ने कहा, आपके ग्रहों ने कहा। तो हो सकता है कि कंडीशनिंग काम करती हो, बट हम तो कह रहे हैं ना कि कंडीशनिंग चंद्रमा से देख लीजिए किसकी कंडीशनिंग कैसी है। सो आई एम नॉट सेइंग कि मनोवैज्ञानिक गलत है, लेकिन मेरा मानना है कि व्यक्ति वही बन रहा है जैसा कि उसका चंद्रमा है। इसी पर एक सवाल और लूंगा, फिर दोबारा हम राशि पर आएंगे। कार्ल जंग बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट हुए, उनका एस्ट्रोलॉजी में भी बड़ा यकीन था। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी थ्योरी दी थी जिस पर काफी पेचीदा सवाल था। उनका कहना था कि बच्चा जब पैदा होता है
तो उसके अंदर एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस भी होती है कि वो उसके बचपन में ही पता चल जाता है कि उसके अंदर कुछ प्रतीक ऐसे चिन्ह दिखते हैं कि बड़ा होकर क्या बनेगा। तब तो बच्चे ने कुछ कर्म भी नहीं किया, तो वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस उस बच्चे के अंदर इतने छोटे अंदर कैसे हुई? ये भी आप कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी से डिफाइन हो रहा है। प्रारब्ध इसी को तो कहते हैं कि आप लेकर क्या आ रहे हो। देखिए, आप ये समझिए, इसका आप ऐसे उदाहरण समझिए कि कर्म को अगर समझना है और भाग्य को या प्रारब्ध को, इसको भी बहुत सरल तरीके से मैं आज आपको समझाती हूँ। हाँ जी। 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक बहुत गरीब घर में और एक बहुत अमीर घर में। बेसिक बता रहे हैं आपको। हु डिसाइड्स कि इसको तो पैदा होकर दूध भी ना मिले, हाँ, और इसको ना मतलब मिलते ही सब कुछ मिल जाए, हीरे जवाहरात में रख दिया जाए। ये आखिर डिसाइड कौन करता है? पिछले जन्मों के कर्म। हमारी ज्योतिष कहती है 0 से 4, जब आप पैदा हुए तब से 4 वर्ष केवल और केवल आपका प्रारब्ध काम करता है। आप काम कर ही नहीं सकते। मैं अच्छी किस्मत को 2 ही तरीकों में बांट देती हूँ, आपके अच्छे कर्मों को। जब आप कुछ करने लायक ना हो, तब आपकी जो जिंदगी है वो आपका प्रारब्ध है, वो आपका भाग्य है। एक तब जब आप जन्म लेते हैं, आपका जन्म कैसा हुआ। हाँ, आप गरीब पैदा होकर अमीर बन सकते हैं, उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बट जब मैं दूध भूखा था पर मैं उसके लिए हाथ पैर नहीं मार सकता था, तो वो मेरा प्रारब्ध है कि वो मुझे दूध दिलवाता है या नहीं। उसके बाद मैं राजा बन जाऊं, आई डोंट क्वेश्चन, पर 4 वर्ष तक क्या, जब मैं भीख भी नहीं मांग सकता, तब क्या। और एक है कि जब आप वृद्ध हो जाएं और आप अपने हाथ पैरों से ना रहें, जैसे आज हम लोग हैं। 20 साल बाद ऐसे तो नहीं होंगे, बिल्कुल। तब मेरा बुढ़ापा कैसा होता है, ये मेरे कर्मों पर ही निश्चित है। और वो जब बुढ़ापा कैसा होगा, उसमें इस जन्म के कर्म मायने रखते हैं या वो भी ये तो पूरा चक्र है। मैं कहूँगी पूरा इस जीवन में माना, पता चला मैं पिछला अच्छा करके भी मैंने इस जन्म में बहुत खराब कर लिए, तो वो कैरी ऑन चल रहा जाएगा, फिर आप बुढ़ापे में ही समझ आ जाएगा आपके। तो जीवन में मेरा मानना है कि जन्म और मृत्यु डिसाइड करती है आप अच्छी आत्मा थे या नहीं। बीच का मैं इरेज कर देती हूँ। आसान मृत्यु बहुत अच्छी आत्मा की ही होती है। अच्छा, ये भी है 100%। आपने सफर नहीं किया, सबसे कठिन चीज मृत्यु है। उसमें जब आप सफर नहीं करते हैं, अच्छे परिवार में जन्म पहला भाग्य, दूसरा आपके बुढ़ापे में आसान मृत्यु आपका बड़ा भाग्य। बीच में तो सब आप अपने कर्म पर भी डाल दें तो आई डोंट बॉदर। मृत्यु आप चूज नहीं कर सकते। आप घिसट रहे हैं तो घिसट रहे हैं, आप मल में पड़े हुए हैं, आप मूत्र में पड़े हुए हैं, कौन डिसाइड करता है? प्राण आपके नहीं जा रहा, आपकी देह को कष्ट हो रहा लगातार। आपकी देह को कष्ट हो रहा, आप निकाल के दिखाइए। बिल्कुल। भाग्य बस 2 चीजों से देखिए, अच्छी आत्मा है या नहीं, ये 2 चीजों से देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बीच में तो आपके पास हाथ पैर हैं, आप अच्छा बुरा बनाइए, चलिए कर लीजिए, मान लिया मैंने, बट इन 2 में क्या जवाब देंगे? सुनो, बिल्कुल, इट्स ऑल प्री रिटन। बिल्कुल। तो अंतिम राशि शायद हमने अभी अंतिम, हाँ, तुला तक हम बात कर चुके थे। उसके बाद वृश्चिक पर आ जाते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, जब चंद्रमा आपकी कुंडली में 8 नंबर राशि में हो, 8 नंबर जहां लिखा है वहां हो। देखिए, ये एक बहुत ही गूढ़ राशि है। काल पुरुष का 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे व्यक्ति जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन से अवश्य ही गुजरेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ये जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन से ना गुजरें। अब अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, वो सब उनके मंगल की स्थिति से होगा, बट इनके लिए जीवन में जब ये आए हैं तो ये कुछ बड़ा बदलाव करने आए हैं, क्योंकि ये तो राशि ही इन्होंने वो ली है जो काल पुरुष की मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है, ऑकल्ट, ज्योतिष, ये सब है, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑल ऑफ अ सडन।
ऐसे लोगों के जीवन में घटनाक्रम अचानक होता है। और अच्छे के लिए होता है, वो मंगल जैसा होगा वैसा होगा कि लग्न लॉर्ड अगर खराब है तो खराब घटनाक्रम होंगे, और अगर अच्छा है तो अच्छे घटनाक्रम होंगे। ऐसे लोगों को सदैव समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए खुद को। ऐसा नहीं कि अब नौकरी नहीं करनी है, समय पर छोड़कर बैठे, नहीं मतलब है। पर कहने का मतलब है कि आप समय पर छोड़ दीजिए कि आई विल फ्लो विद द विंड, हवा जिधर ले जाएगी मैं उधर जाऊंगा। ये आप अपने मन में पहले सोच लो। और एक बहुत बड़ी बात कहूंगी, जिसकी भी वृश्चिक राशि हो वो अपने बारे में कभी किसी से कोई भी सीक्रेट शेयर ना करे। तो वृश्चिक वालों नोट कर लो ये बात। आपका जो प्लानिंग है, आपके अपने जीवन में जो आप करना चाहते हैं, जितना सीक्रेट होगा उतनी ही सफलता की गारंटी बढ़ जाएगी। क्या इसमें जीवन साथी भी शामिल है? बिल्कुल, उससे भी शेयर नहीं करना। आपकी अपनी आत्मा की अलग जर्नी पर हैं आप, वो आपका एक हमराही है, आप नहीं है। तो उससे नुकसान क्या हो सकता है उनको? वो होगा नहीं, काम पूरा नहीं होगा। ठीक है। अगर हम फील्ड्स की बात करें तो इंश्योरेंस की फील्ड है, आपकी ऑकल्ट की फील्ड है, साधना की फील्ड है, डिटेक्टिव फील्ड्स हैं। आपका दिमाग रिसर्च में लग रहा है, आपका दिमाग खोज में लग रहा है, आप एक सीकर हो। आप जहाँ सीख करने में लग जाओ। अगर आपके कुछ अच्छे टेक्निकल प्लैनेट्स होंगे, बुध के साथ मंगल शनि वगैरह होंगे, तो आप साइंटिस्ट बन जाएंगे। सूर्य होगा, आप पॉलिटिक्स में चले जाएंगे। मतलब जैसा फिर अलग अलग होगा, बट यू आर अ सीकर। आप नीचे से, जमीन के नीचे से भी खोद कर सीक्रेट निकाल सकते हैं। ऐसे लोग बड़ा अच्छा करियर बनाते हैं रिसर्च में जाकर, इंश्योरेंस वगैरह, क्योंकि मृत्यु का भाव है वहाँ भी आपका, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें समझना, योग, साधना, तांत्रिक, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह के काम, जो चीज़ पृथ्वी के नीचे है, ऐसे काम कीजिए, उसको निकाल कर लाइए नीचे। ये गर्भ है, पाताल लोक है, तो ऐसे काम कीजिए, वो आपके लिए अच्छे होंगे। सबसे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के सबसे बुरे उदाहरण अपने प्रधानमंत्री, उनकी लाइफ के घटनाक्रमों को देखिए कि सब सडन है, कि कहाँ आप कुर्सियां लगा रहे थे, और कहाँ आप सबसे आगे की पंक्ति में पहले उसमें बैठे हैं। आप ही बैठे हैं। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि। और मोदी जी क्या करने वाले हैं ये कोई नहीं जानता। ही इज फॉलोइंग हर इंस्टिंक्ट, हिज इंस्टिंक्ट, कि बताना नहीं है ज्यादा किसी को। और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है उनका, कि थोड़ा अध्यात्म वगैरह में लगता है कि वो जा रहे हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में अध्यात्म वगैरह की तरफ भी जाते हैं। आपने मोदी जी का जिक्र किया, तो ये सवाल मैं पूछे बिना रह नहीं पा रहा हूँ ऋचा जी, कि जो भी लोग इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, इतना नाम कमाते हैं कि पूरी दुनिया में, अगर मैं भारत में गिने चुने लोगों का जिक्र करूं, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी जी हमारे, या स्वामी विवेकानंद, इससे पहले जितने बड़े बड़े विचारक हुए हैं, उनकी राशि में, उनकी कुंडली में ऐसा क्या खास होता है कि एक अद्भुत या ऐसी उनको सफलता मिलती है, ऐसा नाम होता है, मतलब जो शताब्दियों में शायद किसी के पास नहीं होता। देखिए क्या है कि अक्षय कीर्ति, इसमें भी अलग अलग है। एक होता है, जैसे मैं कहूंगी कि विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। अगर हम अध्यात्म में अक्षय कीर्ति की बात करते हैं, तो आपकी कुंडली के 5, 6, 7 भावों के मालिक, तीनों के तीनों अगर केंद्र में बैठे हैं, तो आपकी कुंडली अक्षय कीर्ति का भंडार है। आप मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं मतलब आपका नाम कभी नहीं मरेगा, आप हमेशा जीवित रहेंगे। बाकी महापुरुष योग होते हैं, जो कि 5 ग्रहों से बनते हैं, कभी किसी दिन चर्चा करेंगे अलग से। महापुरुष योग होने चाहिए आपकी कुंडली में। त्रिषडाय, 3, 6, 11 भावों के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसको बुरे भाव कहे जाते हैं, लेकिन इस कलयुग में तो सब कुछ इन्हीं से है। तो अगर आपकी कुंडली में आपके त्रिषडाय भाव के स्वामी बढ़िया प्लेस्ड हैं, छठे घर का मालिक 10वें घर में, जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो अपनी कुंडली में चेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? कुंडली खोल लीजिए, देखिए 3, 6। अब बेसिक ज्योतिष आपको जाननी पड़ेगी अगर आप मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं, क्योंकि अब बहुत बेसिक बताना यहाँ मुश्किल होगा। पर अगर आपकी कुंडली में तीसरे, छठे और 11वें घर का मालिक 10वें घर में हो, आप एक बड़ा नाम कर सकते हैं।
महापुरुष योग होने चाहिए, 9 और 5 की युति होनी चाहिए, 4 और 5 की युति होनी चाहिए। मतलब इन भावों के मालिकों का आपस में जुड़ जाना कुंडली को प्रभावशाली बना देता है और आप 100-200 नहीं, लाखों में एक हो जाते हैं। जितने ज्यादा ये योग उतनी ही प्रभावशाली आप। लेकिन ऋचा जी, क्या ये जरूरी है कि अगर किसी की कुंडली में तमाम संभावनाएं हैं तो ये जरूरी है कि वो आदमी उन संभावनाओं को पा भी जाता है? अगर उसकी कुंडली में लिखा है कि शोहरत होगा, पैसा होगा, तो क्या जरूरी है कि उसे शोहरत और पैसा मिलेगी, या उसके बाद भी उसमें कोई शर्त शामिल है कि वो कर्म करेगा कि नहीं करेगा? और अगेन यहाँ पर एक सवाल और ऐड कर दूं, क्या उसका कर्म करना भी तकदीर डिसाइड करती है कि इसे कर्म करवाना या नहीं करवाना? मैं तो कहूँगी एक हद तक हाँ, क्योंकि ये सब हम नवांश से देखते हैं। हाँ जी। कि अगर यहाँ पर आपका लग्न पत्रिका में कोई ग्रह उच्च का है और आपको लाख पंडित जी कहते रहे कि बेटा आप राजा बनोगे, हाँ जी, बट अगर वो ग्रह नवांश में नीच का है, आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी ये वाली पत्रिका ये एक्यूमुलेटेड कर्म पर आधारित है, जन्मांक। जन्म पत्रिका आपके सब, अभी तक आपके जितने जन्म हुए सबकी क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट। इस जीवन में क्या पाओगे इन करेंट बर्थ सीन फ्रॉम नवांश। मैं उस पत्रिका को बलि मानती हूँ जिसमें लग्न पत्रिका थोड़ी कमजोर है और नवांश बेहतर हो गया है। सफलता निश्चित है, लिख लीजिए। ओके। पर अगर लग्न पत्रिका बहुत स्ट्रांग है और नवांश अच्छा नहीं है, लिखा तो बहुत कुछ था भाई, मिलेगा कुछ नहीं। फिर किसी और बर्थ में हो सकता पहले, लेकिन इसमें तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। फिर यहीं पर एक सवाल ये निकलता है कि आपने कहा कि जो कुंडली में लिखा आपको मिलेगा अल्टीमेटली वही, उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज नहीं किया जा सकता तो ऐसे में फिर ज्योतिष का रोल या ज्योतिषी का रोल क्या आता है? कि आप सिर्फ उसे जिंदगी के रास्ते में नेविगेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये आगे होने वाला है, तुम ये कर लो, और क्या जो स्टोन्स या पूजा होती है उससे कोई फर्क पड़ता है, या वो चीजों के असर को कम कर सकते हैं बस? देखिए, इसमें मैं ये कहूंगी कि ज्योतिष को एक टॉर्च बियरर मानिए कि ये आपका नॉर्थ स्टार है, ये आपको दिशा दिखाने वाला टूल है। आपको नोएडा से दिल्ली आना है, आप अपना गूगल मैप लगा लेते हैं और बैठ जाते हैं। गूगल मैप कहता है यहाँ से लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, करता रहता है और आप करते रहते हैं। हाँ जी। कहीं आपने ट्रैफिक देखा होता है तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो यार मुझे लग रहा है यहाँ से यू टर्न ले लूँ तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। दैट इज योर फ्री विल। गूगल नहीं कह रहा था ये टर्न लो, आपने खुद ले लिया। अब आपका आगे जाकर आप और ट्रैफिक में फंसेंगे, अच्छा रास्ता है, बम्पी रोड है, इसके जिम्मेदार कौन है? आप। तो एक होता है टू फॉलो द डेस्टिनी, दूसरा होता है टू यूज द फ्री विल। हम दोनों तरह की, मैं क्या बताती हूँ कि डेस्टिनी और फ्री विल के बीच का बैलेंस मैं समझा देती हूँ कि ना तो इतने बड़े रावण बनो कि अहम ब्रह्मास्मि कर लो, ना इतने बड़े राम कहो कि भैया मैंने प्रारब्ध को स्वीकार कर लिया। फाइट फॉर योर सेल्फ, समवेयर इन बिटवीन। सो मैं हमेशा लोगों को ऐसे समझाती हूँ कि भैया आपका ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा होने वाला है। अगर कोई बहुत अच्छा समय आ रहा है और आप आराम से घर बैठे हो, हाँ। ये ज्योतिष का फायदा है कि मैंने कहा इस वक्त जाओ जॉब चेंज करो, ठीक है, पता चला आपकी 10,000 तनख्वाह थी 50,000 हो गई। ये ज्योतिष का फायदा है। अब आप कहोगे कि अगर होना लिखा था तो वो तो वैसे भी हो जाता। इसका भी आंसर है, ये था कि ग्रह आपको कुछ पैसा देना चाह रहे थे उस वक्त, ठीक है, आपने कोई एफर्ट नहीं किया तो आपकी उसी ऑफिस में थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाएगी, 12,000 हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी। पर अगर आपने मेरे कहने से उस वक्त एक बड़ा कर्म कर लिया तो वो 50,000 हो जाएगी। तो अच्छे समय को ज्यादा उसका भरपूर यूज और खराब समय में थोड़ा शांत बैठना ज्योतिष सिखाती है। तो ऋचा जी, एक बार फिर से राशियों पर लौटते हैं। अगली राशि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेजिटेरियस है, तो उनके बारे में बताइए। जी, धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस, चंद्रमा अगर 9 नंबर राशि में बैठा हुआ है, ये एक वॉर का साइन है, ये एक योद्धा का साइन है और काल पुरुष का 9वां भाव है। एक ऐसा योद्धा जिस पर भाग्य की कृपा है। तो आपके लिए हर वो काम जिसमें आप, मतलब जो भी कर्म आप करेंगे ना,
आपको सफलता उसमें मिलेगी, पर आपको कर्म अवश्य करना है। अगर आप भाग्य के भरोसे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहली सीख धनु या सेजिटेरियस के लिए कि ईश्वर तब मेहरबान होगा जब आप कर्म करेंगे, अस्त्र उठाएंगे, जब आप अपने लिए फाइट करेंगे। ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन होता है टीचिंग, कंसल्टिंग, प्रीचर, गुरु, जज, जितने भी बृहस्पति के कारकत्व हैं उन सब में आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आपका मन एक बहुत ही ताकतवर मन है और अगर आप किसी को कोई बात समझाते बताते हैं तो उसका असर औरों पर अच्छा होता है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं, टीचर, क्योंकि आप जो कहेंगे उसका असर बच्चों पर बढ़िया हो रहा होगा। सो दिस इज हाउ। तो बृहस्पति की राशि है और आप लोग फाइटर्स हैं, फाइटर करिए, फाइटिंग मतलब अपनी स्पिरिट जाने मत दीजिए और भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। एक भाग्यशाली राशि है, भाग्यशाली राशि। इससे पहले अगली राशि पर जाए, एक ऋचा जी सवाल अक्सर जहन में ये भी आता है कि क्या इंसान कुछ गलत आदतों की वजह से अपना भाग्य खराब भी कर सकता है? सपोज अगर किसी की राशि कहती है कि आप बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी है और उस आदमी को भी पता है कि बोलने में बड़ा अच्छा है और अपने बोलने की इस कला का इस्तेमाल वो लोगों को मैनिपुलेट करने में करता है, गलत तरीके से करता है, तो क्या इससे उसका भाग्य खराब हो भी सकता है? आई विल से डेफिनेटली वो अपनी जो मतलब ट्रू एसेंस है, अगर आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं अपना ही लॉस कर रहे हैं। ये सच बात है कि आपको, अगर ये तो सबको पता है कि अगर मुझे कोई दिव्यता मिली हुई है तो उसका यूज अगर मैं पॉजिटिव चीजों में करूंगा तो डेफिनेटली उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे। ये तो इसका मॉरल एक्सप्लेनेशन हो गया। ज्योतिषी तरीके से क्या? हाँ बिल्कुल, ज्योतिषी तरीके में से केवल एक बात होती है कि देखिए, अगर कम्युनिकेशन पर आते हैं तो आपके बुध को पीड़ित होना होगा। अगर बुध पीड़ित होगा तभी आप बातों से मैनिपुलेटर बनेंगे या लोगों का फायदा उठाने वाले बनेंगे, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो हर ग्रह के लिए अलग होगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो गलत करना भी हमारे हाथ में नहीं है? मतलब मैं तो यही कहूंगी, मैं ज्योतिषी हूँ। हाँ। बहुत हद तक हाँ, ऐसा ही। बिल्कुल। अगली राशि मकर, कैप्रिकॉर्न, पृथ्वी तत्व है और शनिदेव की राशि है। आप बहुत, इसमें जो नक्षत्र वगैरह आते हैं, एक बहुत अच्छा नक्षत्र आता है श्रवण। इसके अंदर मैंने देखा है कि अगर आपकी मकर राशि है तो आप एक तो विष्णु जी की आराधना अवश्य करें और दूसरा ये कि कम्युनिकेशन की फील्ड आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी। ये लोग, इनके पास एक खासियत होती है कि ये कुछ भी पढ़ें कुछ करें तो भले इनको याद ना हो, लेकिन ये जो सुन लेंगे ना वो ये अंदर हो पी गए, घोट जाते हैं। तो हमेशा अच्छी बातें सुनिए, क्योंकि आपके ऊपर सुनने का बड़ा प्रभाव हो रहा है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, सत्संगति में रहिए, नहीं तो आपके ऊपर तो प्रभाव श्रवण का ही सबसे ज्यादा है। ये तब ज्यादा होगा जब आपका नक्षत्र श्रवण होगा, क्योंकि इसमें भी 3 नक्षत्र आएंगे। लेकिन एक जनरल बात है जो मैंने मकर में काफी देखी है। बाकी आपके लिए जो मतलब कार्य क्षेत्र है उसमें मैं कहूँगी आप तो मल्टीटास्क करो। शनि देखिए, शनि कर्म के कारक हैं। जब चंद्रमा इसी में बैठ गया तो आप तो वो हो, क्या बोलते हैं कि मतलब कहीं भी लगा दो फिट हो जाते हो। मतलब आप जो काम पकड़ लोगे वो आप कर डालोगे। सो आपके लिए काम का कोई ऐसा बंधन नहीं है कि यही करो ये नहीं करो, आप तो बस काम करो। बट कम्युनिकेशन इज वेरी गुड फील्ड, वेरी गुड फील्ड। कुंभ बढ़िया राशि है और कुछ लोग इसको वृश्चिक और कुंभ को कुछ लोग श्रापित राशियां भी कहते हैं, जिनसे कि मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इसमें बस एक ही बात है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति की राशि है, हमारा 11वां भाव है काल पुरुष का। इच्छाएं जब आपकी लालच में बदलने लगे तो आपका पतन निश्चित है। तो अगर आपकी कुंभ राशि है तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखिए। कब वो ग्रीड लीड्स टू ग्रीफ बन जाता है उससे सावधान रहिए। इसीलिए इसको श्रापित कहा गया है कि कई बार आप एकदम कैरी मतलब हो जाते हो, मतलब यू जस्ट फील लाइक कैरीड अवे कि बस कर डालो, ऐसे कर। वहां पर थोड़ा सा सोचने की बात है। बट ऐसे लोग बहुत अच्छे टीम वर्कर्स होते हैं। जहां भी टीम है, कम्युनिटी है, इवेंट है, इन सबको अरेंज करना, इवेंट मैनेजमेंट और
बहुत अच्छे काम ये लोग कर सकते हैं। इनका चंद्रमा कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन पर भी है। ऐसे लोग, मैंने कुंभ राशि वाले बहुत लोग बड़े रिवॉल्यूशनरीज देखे हैं, चिंतक देखे हैं, जिनका चिंतन बाद में प्रसिद्ध भी हुआ। पर वही कि जब आप अपनी इच्छाओं के बस में बहुत नहीं होंगे तब होगा। अगर आप अपनी इच्छाओं के वश में बहुत हो जाएंगे तो फिर आप काफी शैल में आ जाओगे, मतलब फिर वो प्रसिद्धि नहीं होगी, आपकी जीवन में मजा नहीं होगा। सो कुंभ अच्छी राशि है, लेकिन श्रापित तब बनती है जब आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते। स्पाइसेस, मीन राशि, ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है। ऐसे लोग फन लविंग होते हैं। मछली, बराबर अबाध गति से चलते रहना इनका काम है। सबसे पहली बात यह कि विदेश से जुड़े हुए कामों में सफलता है। अगर आप अपने काम में बहुत स्थिरता चाहोगे कि मतलब मेरा ना, मैं एक जगह 10 साल नौकरी कर लूं, नहीं होगा नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। बी रेडी फॉर चेंज। आप बार बार बदलना पड़े नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें आगे बढ़ना होना चाहिए। अपने काम से प्यार इनके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये अपने काम से प्यार नहीं करेंगे, इनके लिए काम फन होना चाहिए कि मैं जाता हूं अपने काम पे तो अनवाइंड हो जाता हूं, फिर कोई भी काम हो। पर अगर आपको ये लग रहा है कि ये बंधन है काम, उसको तुरंत छोड़ दीजिए, वो आपके लिए जहर है। ये एक खास बात है मीन वालों की, क्योंकि इनका मतलब ही है कि इनका सेल्फ जो है ना, मछली क्या करती है, घूम घूम कर ना, और पानी में रह सकती है और अपने को साफ करती रहती है। सो दे आर हेयर टू, मतलब अपने ऊपर काम करते हैं, बहुत अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, और दूसरों के लिए इनके अंदर कोई बैर भाव जनरली नहीं होता, मैंने देखा। दे आर फन लविंग, प्योर सोल, अच्छी सोल होती है। इनके अंदर तब है कि पानी है बहुत सारा, थोड़ा खारा है, समुद्र है। तो ये कभी कभी थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि जो सोसाइटी के साथ बहुत मिंगल नहीं कर पाते, थोड़ा आइसोलेशन में। इनको लगता है कि सब में बहुत नहीं मिलना, अपने स्पेस में ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसा कोई भी काम जहाँ पर आप अपने लिए या अपने स्पेस में कर सकते हैं, और अगर विदेश से जुड़ा हुआ काम हो, नथिंग लाइक इट। बिल्कुल। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से विस्तार से बताया कि अलग अलग राशि में लोगों का मूल स्वभाव क्या और कैसे अपना करियर चुन सकते हैं। लेकिन ऋचा जी, एक बुनियादी सवाल जो अक्सर अभी भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी राशि कैसी है। कभी कुछ लोग सन साइन से डिसाइड करते हैं, कुछ लोग नाम के हिसाब से भी डिसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी कुंडली के हिसाब से। तो किसी भी आदमी को आप ऑथेंटिक तरीका क्या है अपनी राशि पता करने का? देखिए, सबसे ऑथेंटिक है कि आपकी जन्म पत्रिका में, जैसा कि आज मैंने किया है कि आपको हर बार ये बताया कि चंद्रमा इस नंबर में हो। अगर आप पूरी कुंडली नहीं भी देखना चाहते, लेकिन आपको पता है कि चंद्रमा 12 नंबर यानी मीन राशि है, 11 नंबर यानी कुंभ राशि है, एक्वेरियस है, तो आपको जहाँ चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा हुआ है वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अब अगर किसी की पत्रिका नहीं है तो फिर आप नाम से देख लीजिए, बट ये वो बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नाम तो आपको दे दिया गया ना। आप पैदा नहीं हुए थे उसके साथ। बिल्कुल। सो ये तो आउटर इन्फ्लुएंस हो गया। तो ये कितना सही हो सकता है। और सन साइन तो लिंडा गुडमैन हमने भी बहुत पढ़ी है जब यंग थे, तो अपने मजे के लिए पढ़ी है, बट जो चंद्र राशि है वही प्रभावी है और वही करेक्ट है, तो उसी पर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में एक दो सवाल, और क्योंकि आपने ज़्यादातर सवालों के बड़े खूबसूरती से और विस्तार से जवाब दे दिए, लेकिन एक दो सवाल जिससे मुझे लगता है चर्चा का एक खूबसूरत अंत हो जाएगा। ऋचा जी, मेरा खुद का अनुभव एक दो बार एस्ट्रोलॉजर से जब भी मैं मिला हूँ, ये है कि जिस वक्त मेरा वक्त ठीक नहीं चल रहा था मेरी चार्ट के हिसाब से, तो मैं जो एस्ट्रोलॉजर है उनके पास गया, तो उनका ये कहना था कि आपको मेहनत रोकनी नहीं अपनी, क्योंकि जो अभी आपके स्टार्स हैं, अगर आपने मेहनत रोकी तो आपको दबोच लेंगे, वो आपको और डिप्रेस कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। और फिर जब चार्ट में वक्त अच्छा आया तो उनका कहना था कि आपको मेहनत करनी है, तब इसका फायदा उठा पाएंगे। तो दोनों स्थितियों में कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको हर हाल में मेहनत करनी है। तो क्या यही जीवन का मूल मंत्र नहीं है? सवाल मैंने अपना रेफरेंस इसलिए दिया ना कि मैं बचता हूं उससे। क्या यही जीवन का मूल मंत्र नहीं है कि आप बिना इस बात की परवाह किए कि क्या आपका प्रारब्ध है, कैसा वक्त चल रहा है, आप बस अपना ये जानिए कि आपकी आत्मा कहाँ टिकती है, कौन सा काम करना है, और उसे करते जाइए। बिल्कुल। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
कर्म प्रधान ही विश्व को रचा गया है। आप किसी हालत में खाली तो बैठ ही नहीं सकते। धर्म कहता है चरई वेति चरई वेति चरई वेति। कर्म तो करना है हर हालत में। जब अच्छा समय है तो उसको बढ़ाने के लिए करना है, जब खराब समय है तो उसको ठीक करने के लिए करना। आपके ज्योतिषी ने सही बात कही है। पर कर्म से बचकर तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि ज्योतिष की पत्रिका जो होती है ना, उसमें 10वां घर, जिसको हम सबसे प्रकाशित भाव कहते हैं, आकाश तत्व कहते हैं, वो कर्म का है, जहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो आपका 10वां भाव है, उसको तो उसी से तो जुड़कर आप सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं। तो कर्म से ही सब अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बहुत डीप एस्ट्रोलॉजी में जाने की। मैं ये भी आपको कहूँगी, एक टॉर्च बेयरर की तरह एक बच्चा 12-14 साल का हो तो एक अच्छे ज्योतिषी से उसके जीवन का एक रोड मैप ले लीजिए। पर ये मत कीजिए प्लीज, ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मतलब बच्चे को स्कूल भेजना है, ज्योतिषी से पूछ रहे हैं, हाँ। ये करना है ज्योतिष। आप अपने जीवन को हैम्पर नहीं कर सकते ज्योतिष से। ये तो बहुत बड़ी चीज है ना, एक बार समझ लीजिए, हाँ। कि इसका मेंटल एप्टीट्यूड ये है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, वो पहले मुझसे पूछते हैं ये बच्चा बताइए मैडम क्या करेगा। मैं कहूँगी इसकी में रुचि हो सकती। तो वो कह रहे हैं हाँ मैडम हमने वो एप्टीट्यूड टेस्ट कराया था, यही आया था। चेक करते हैं ना आपको। सो वो सब बातें हैं, तो आप ये सब जान लो, उसका एप्टीट्यूड वगैरह, बट फिर उसको कर्म की राह पर डालिए। हाँ। खुद भी कर्म की राह पर चलिए, है ना। और दूसरा ये कि आप बहुत कुछ बदल नहीं सकते। क्या बदला जाएगा ये भी आपकी पत्रिका में लिखा हुआ है कि इतना और ऐसे ऐसे तब आप बदल सकते हैं। तो इसी से एक अंतिम सवाल आता है कि क्या प्रार्थना से भाग्य बदल सकता है? जैसे आपने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इसको मैं ऐसे कहूंगी कि 1 मिनट लूंगी आपका। माँ और ईश्वर में कोई भेद नहीं। एक बच्चा जो कि गिर गया, जो कि काफी चोटिल हो गया, उसकी चोट लग गई, वो कहीं भी हो दौड़ता हुआ माँ के पास आता है। माँ क्या करती है? माँ उसको अपनी गोद में लेती है, फूंक देती है, साफ करके दवा ववा लगा देती है और क्या कहती है? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो बच्चा उस माँ पर अनकंडीशनल फेथ रखता है। फेथ शुड बी अनकंडीशनल। और उसको दुनिया से मतलब नहीं, कोई कुछ कहे तेरे इतनी चोट लग गई, माँ ने अगर कह दिया कि ठीक हो जाएगा, वो कहता है ठीक हो जाएगा। क्या दर्द ठीक हो जाता है? बच्चा खेलने कैसे लगता है? अगर उसमें सर्जरी की जरूरत है, सर्जरी होगी। अगर उसमें 5 दिन एंटीबायोटिक खानी होगी, वो भी खानी होगी। सब कुछ होगा, लेकिन उसको हील करना कौन शुरू कर देता है? माँ का वो सेंटेंस कि सब ठीक होगा। ईश्वर की प्रार्थना यही करती है। वो आपसे कहती है कि मेरी शरण में हो तो सब ठीक हो जाएगा। आपके जो कर्म हैं, आपको जो कष्ट मिलना है वो मिलेगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं इस कष्ट में। आई एम विद यू। मैं आपका ये इरेज नहीं कर सकता, ये उनके विधान में नहीं है। अगर ये सब होता तो कृष्ण जी इतना बड़ा खेल क्यों रचते? खुद क्यों नहीं 1 मिनट में मार देते सबको? क्योंकि वो बीच में कर्म के नहीं आ रहे थे। आपका कर्म है, भुगतिए, करिए, मैं खड़ा हूं आपके साथ। अर्जुन के पास सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? कि मैं खुद खड़ा हूं तुम्हारे साथ। दैट्स इट। प्रार्थना ईश्वर को आपके साथ खड़ा कर देती है और आप और लोगों से ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। पर ये बिल्कुल मत समझिए कि ईश्वर की प्रार्थना करने से आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। कष्ट आएगा, जितना आना है उतना आएगा, लेकिन अब ईश्वर आपके साथ खड़े हैं तो आप अकेले नहीं, वो भी सह रहे हैं आपके साथ। बहुत खूबसूरत। और आप ताकतवर हैं और आप उसको झेल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ऋचा जी, और मुझे बताने में मतलब शब्द नहीं मेरे पास कि कितनी खूबसूरत है बातचीत रही। और उम्मीद करते हैं जितना हमें आनंद आया, जितना हमें सीखने को मिला, उतना ही हमारे दर्शकों को भी सीखने को मिलेगा। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो चुनौतियां पेश की जाती हैं एस्ट्रोलॉजी के सामने विज्ञान की तरफ से, आपने उन चुनौतियों का भी बड़े बखूबी जवाब दिया और लगभग हर अपने जवाब से हाँ, अपनी समझ भर दिया है। देखिए, हर व्यक्ति अपनी समझ भर बात करता है, तो मैं अपनी समझ भर करती हूँ। ये नहीं कह रही हूँ कि ये अल्टीमेट बात है। कहते हैं ना कि मुझसे बेहतर और आएंगे।
बिल्कुल। कहने वाले और सुनने वाले तो सब होगा, कोई मुझसे बेहतर ज्योतिष कर रहा होगा, पर हाँ ये तो अगाध सागर है। जो मैंने समझा वो आपके साथ शेयर कर दिया, बट ये मैं बिल्कुल नहीं कहती कि यही अल्टीमेट ट्रूथ है। हाँ। ये मेरी समझ है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हर अच्छे इंसान की, हर अच्छे वक्ता की यही निशानी होती है कि इतनी विनम्रता उसमें जरूर होती है कि वो आखिर में जरूर कहता है ये कि बात जो सच मैंने भी कहा है, है कि वो देखिए अंतिम सत्य ये है। बिल्कुल सच है। हाँ, हाँ, ये मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि अंतिम सत्य क्या है। हाँ, ये मेरी समझ है और अपनी समझ आपके साथ आज साझा कर दी है। और वो समझ के साथ हमें बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि आपसे बेहतर कहने वाले आएंगे, लेकिन अभी बिल्कुल तो आपने आएंगे। इतना बेहतर कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा जरूर आएंगे, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है, इतना जी विस्तृत जी है जी, और इस बिल्कुल पर इतनी अभी चर्चा होनी बाकी है। बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद ऋचा जरूर मैम, आएंगे नीरज आपने जी। वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक्स। और उम्मीद करते हैं नमस्कार। आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आज की बातचीत में इतना ही। नमस्कार।